सक्सेना जी की भी चर्चा होती है। उनकी पुस्तक है कोशिशों के पुल। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आएं और अपनी इस पुस्तक के बारे में हम सभी को बताएं। आप सभी आदरणीय जनों को मेरा प्रणाम। आप सब यहाँ पधारे, मुझे बहुत खुशी हुई और आप सबका आभार कि आपने समय निकाला और मेरी पुस्तक को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। जैसा कि पुस्तक का नाम है कोशिशों के पुल, तो इसमें न तो सिर्फ रुदन है, न सिर्फ समस्या का अखबारी चित्रण है कि अखबार की कोई कटिंग हो, जैसे कोई समाचार जैसे गीत नहीं है, बल्कि इनमें चिंतन है, चिंता भी है और चिंतन भी है, और उस समस्या का समाधान तक पहुंचने का एक रास्ता खोजने का प्रयत्न है, एक कोशिश है। तो यही है मेरा कोशिशों का पुल। और इसका जो शीर्षक गीत है वो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। पार करनी है हमें विद्रूपताओं की नदी, पार करनी है हमें विद्रूपताओं की नदी, हम नए बदलाव का संकल्प ले आगे बढ़ें, कोशिशों के पुल गढ़ें। पार करनी है हमें विद्रूपताओं की नदी, हम नए बदलाव का संकल्प ले आगे बढ़ें, कोशिशों के पुल गढ़ें। एक से जब एक मिल 11 बने तो बात हो, एक से जब एक मिल 11 बने तो बात हो, दूर हो अंधियार नूतन भोर की शुरुआत हो, दूर हो अंधियार नूतन भोर की शुरुआत हो। अब समय है हम प्रगति की सीढ़ियां मिलकर चढ़ें, अब समय है हम प्रगति की सीढ़ियां मिलकर चढ़ें, कोशिशों के पुल गढ़ें। क्या मिला यह छोड़, क्या मिला यह छोड़, बोए आज हम कल के लिए, क्या मिला यह छोड़, बोए आज हम कल के लिए, कुछ करें ऐसा कि फिर से खिलखिलाएं हाशिए, कुछ करें ऐसा कि फिर से खिलखिलाएं हाशिए। कब तलक हम सिर्फ बांचेंगे विमर्शों की कथा, कब तलक हम सिर्फ बांचेंगे विमर्शों की कथा। एक हो पाई नहीं क्यों आपकी मेरी व्यथा, एक हो पाई नहीं क्यों आपकी मेरी व्यथा। सोच कुछ ऐसा चलो हम एक दूजे को पढ़ें, सोच कुछ ऐसा चलो हम एक दूजे को पढ़ें, कोशिशों के पुल गढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गीत, जैसे कि आज प्रेमचंद सभागार में है ये कार्यक्रम, तो मैंने एक गीत लिखा था जिसमें प्रेमचंद जी के माध्यम से आज के जो समय है उसका चित्रण किया है, तो मैं सुनाती हूँ। आज तलक भी फटे हुए हैं प्रेमचंद के जूते, आज तलक भी फटे हुए हैं प्रेमचंद के जूते। हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग होगा जो कि आप लोगों ने संभवतः पढ़ा ही होगा। आज तलक भी फटे हुए हैं प्रेमचंद के जूते, सोचे वतन देख कर रोता आज देश की हालत, सोचे वतन देख कर रोता आज देश की हालत। पूंजी है जन की अधिनायक करती कलम वकालत, पूंजी है जन की अधिनायक करती कलम वकालत। छुई मुई सब हो जाते हैं सत्य मर्म को छूते, छुई मुई सब हो जाते हैं सत्य मर्म को छूते। आज तलक भी फटे हुए हैं प्रेमचंद के जूते, अब भी गोबर नहीं समझता झुनिया की लाचारी, अब भी गोबर नहीं समझता झुनिया की लाचारी।
अलगू जुम्मन रोज कर रहे दंगे की तैयारी। और दंगे की तैयारी वो खुद नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजनीतिक जो चालें हैं वो करवा रही हैं। अब भी गोबर नहीं समझता झुनिया की लाचारी, अलगू जुम्मन रोज कर रहे दंगे की तैयारी। अब भी लाठी जोर दिखाती फूट तंत्र के बूते, अब भी लाठी जोर दिखाती फूट तंत्र के बूते। आज तलक भी फटे हुए हैं प्रेमचंद के जूते, बदल बदल कर रूप सामने खड़ा पूस का कंबल, बदल बदल कर रूप सामने खड़ा पूस का कंबल। होरी का गोदान अभी तक खोज रहा जीवन हल, होरी का गोदान अभी तक खोज रहा जीवन हल। प्रासंगिक दुख रहे हमेशा, प्रासंगिक दुख रहे हमेशा, पर सुख रहे अछूते। आज तलक भी फटे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ मेरी पुस्तक को आप सबका स्नेह मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को प्रणाम और आप सभी को धन्यवाद। प्रेमचंद के जूते, बहुत ही खूबसूरत एक नवगीत आपके माध्यम से हम तक पहुंचा। निश्चित रूप से आपकी पुस्तक भी बहुत ही बेहतरीन होगी। हम चलते हैं आगे की तरफ और अगले सत्र की तरफ बढ़ते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय गोपाल कृष्ण शर्मा मृदुल जी से कि आप आए और पूज्य बाबूजी रामानुज त्रिपाठी जी के नवगीत साहित्य पर अपना वक्तव्य रखें। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आप सब आमंत्रित करें आदरणीय गोपाल कृष्ण शर्मा मृदुल जी। इस सारस्वत कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर मिश्र जी, विशिष्ट अतिथि रंजना जी, प्रख्यात नवगीतकार सुभाष वशिष्ठ जी, मेरे परम मित्र और वरिष्ठ नवगीतकार ब्रजनाथ श्रीवास्तव जी, शेखर जी और सभा कक्ष में उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकारगण। आज गुरु पूर्णिमा है। मैं सभी से थोड़ा बहुत विभिन्न अवसरों पर सीखता रहता हूँ, तो इसलिए आप सभी को मैं गुरु पूर्णिमा पर बहुत श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर रामानुज त्रिपाठी की बात शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा और अपना कुछ कहना चाहूँगा कि मेरा जन्म तो शाहजहांपुर जिले में हुआ, लेकिन मेरे कवि का जन्म और कवि की यात्रा जो है वो सुल्तानपुर जिले से शुरू हुई। सन 1972 में मैं अमेठी में अपनी नौकरी पहली बार ज्वाइन किया स्टेट बैंक में, और वहाँ पर डॉक्टर सुरेश, दिनेश सिंह, जगदीश पीयूष, ये तमाम लोग, बड़ा अच्छा साहित्यिक माहौल था और उन्हीं के साथ में रहते रहते हम भी थोड़ा बहुत उपलब्धि करने लगे। एक बार मैं रामानुज त्रिपाठी जी से व्यक्तिगत रूप से न कभी मिला न उनसे परिचित था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी कोई रचना कहीं प्रकाशित हुई और बगल में त्रिपाठी जी की रचना प्रकाशित हुई, और मैंने वो नवगीत पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो देखा सुल्तानपुर जिले के, तो सुल्तानपुर के साहित्यकारों से एक विशेष लगाव, परिचित हो या न परिचित हो तो भी बना रहता है। फिर उसके बाद मैं ढूंढ ढूंढ के त्रिपाठी जी के गीतों को पढ़ने लगा, और मुझे लगा कि गांव में रहकर, और जैसे ये प्रचार की ये लहर चली हुई है, जिसे मतलब आत्म प्रचार में इतना आत्ममुग्धता और आत्म प्रचार इतना अधिक है, और ये व्यक्ति किसी बहुत ज्यादा न कहीं आना जाना न कहीं संपर्क, केवल लिखा और पत्रिकाओं भेज दिया, और इतने प्रतिभावान की ऐसी कोई पत्रिका नहीं थी उस समय की जिसमें उनकी नवगीत न प्रकाशित होते रहे हों। उसके बाद एक बार ऐसा अवसर आया कि अवनीश त्रिपाठी का एक गीत पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, तो हमने पता देखा कि भाई कहाँ का ये कवि है,
तो पता लगा गए सुल्तानपुर, तो हमें याद आया रामानुज त्रिपाठी जी वहीं के, तो हमने इनको फोन किया और इनसे पूछा कि आप रामानुज त्रिपाठी को जानते हैं? तो कहा हम उनके लड़के हैं। तो उसके बाद से अब उसके बाद में धीरे धीरे उनसे परिचय हुआ और मैंने ज्यादा वो इधर उधर भटकने से अच्छा है कि मैंने उनके ऊपर एक लेख 2019 अप्रैल में चेतना स्रोत में प्रकाशित किया था। तो मैं उसी आधार बना के कुछ बातें उस लेख से लेकर त्रिपाठी जी के संबंध में कहूंगा। जैसा अभी शुक्ला जी ने बताया कि वो एक तो कहानीकार थे और उनकी कहानियां उस समय की बड़ी बात करिएगा। तो उनकी कहानियां जो उस समय की सारिका, निहारिका और नई कहानी जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी, वो बाल साहित्यकार भी बहुत अच्छे थे, शुक्ला जी ने बताया। मैं केवल उनके नवगीतकार के स्वरूप पर केंद्रित रहूंगा और जो लेख मैंने लिखा है तो बहुत उनके जो बाद में संग्रह प्रकाशित हुए उनके आधार पर लिखा है। तो मुझे लगता है कि वही लेख पढ़ के और मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। पंडित रामानुज त्रिपाठी कभी किसी गुटबंदी में नहीं फंसे और ना ही खिदमतगिरी में रहे, फिर भी उनके नवगीत देश की विशिष्ट श्रेष्ठ पत्रिकाओं में, विभिन्न श्रेष्ठ पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं और इन गीतों के आधार पर ही उनकी छवि एक सफल नवगीतकार के रूप में निर्मित हुई है। त्रिपाठी जी संभवतः अत्यंत आत्मकेंद्रित और आत्म प्रचार से में विरक्त स्वभाव के थे, अतः उनकी जीवन काल में उनकी कोई कृति प्रकाशित नहीं हुई। उनके द्वारा सृजित कथा साहित्य उनके पैतृक मन और व्यंजना के सहारे ही खुलता है। कंचन मृग के लिए अहेरी यहाँ रच रहे 100 व्यूह। उनके गीत का एक अंश है कि कंचन मृग के लिए अहेरी यहाँ रच रहे 100 व्यूह, उतर पड़ा पड़ती खेतों में कोई मौसम अनजाना, देख भूख का गुमसुम चेहरा मौन हुआ दाना दाना, और उगते उगते फसल अर्थ की शब्द हो गए बहुत दूर। उनके गीतों में युगबोध पूरी तलखी और तीक्ष्णता के साथ उजागर हुआ है। युगों युगों से गरीबी के अभेद्य व्यूह में तड़प तड़प कर जीने को विवश आम आदमी की पीढ़ी दर पीढ़ी की व्यथा को वह बड़ी मार्मिकता से अभिव्यक्त करते हुए कविता की कलात्मकता को बचाए रखते हैं। आप देखें, धीरे धीरे समय रेंगकर पार कर गया कई सदी, स्वप्न हुए भटके बंजारे, डसता रहा अकेलापन, निश्चल निश्चल अधरों पर भी किसी तृषा का हुआ सृजन, और किंतु वितृष्णा से छल करके बहती ही रह गई नदी। गरीबी जिंदगी की बहुत बड़ी त्रासदी है। यह जिंदगी को ऐसे कसैलेपन से भर देती है कि आदमी को न चाहते हुए भी तड़प तड़प कर जीना पड़ता है। त्रिपाठी जी ने धुएं को प्रतीक बनाकर जिंदगी के इस कसैलेपन को अपने अनेक गीतों में मुखरित किया है। यहाँ एक गीतांश द्रष्टव्य है। धुआं कह गया जाने क्या क्या दीवारों के कान में, धुआं कह गया जाने क्या क्या दीवारों के कान में, और बर्तन में अदहन का पानी गया खौल कर सूख, और बैठी है चूल्हे के आगे आस लगाए भूख, और शरणार्थी हो गए अब सकुन सूने पड़े मकान। बर्तन में खौल रहे अदहन का एक दाना भी नसीब न होना, भूख का चूल्हे की ओर आशा भरी निगाह से टुकुर टुकुर ताकना, और अब शकुन का घर में ही बस जाना गुर्बत का जिस गहराई और मार्मिकता से उद्घाटन करता है, वह किसी संवेदनशील कवि और जिसने गरीबी को बहुत अधिक निकट से देखा हो वही कर सकता है। गांव और गरीबी का संबंध चोली दामन का के जैसा है। भारत गांवों में बसता है और अभावों का भी स्थायी आवास गांव में ही है। कवि ने गांव की अभावग्रस्त जिंदगी का चित्रण करते हुए गांव की उपमा उस सिंदूरदान से की है जिसमें सिंदूर है ही नहीं। देखें उनका एक गीतांश ये देखें कि चुप गया सिंदूर जिसका सिनौरा सा गांव है, चुप गया सिंदूर जिसका सिनौरा सा गांव है, बहुत लंबी है डगर उस पर अकेलापन, भ्रमित पंथी हो गया ये थका हारा मन,
अनवरत दर दर भटकते थके हारे पाँव में अचुक गया सिंदूर जिसका सिन्होरा सा गांव है। देश की वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आम जन के लिए और विशेष रूप से आखिरी पायदान पर खड़े आदमी के लिए छलावा ही सिद्ध हुई है। उसे नारों से भ्रमित किया गया और वादों से छला गया है। त्रिपाठी जी आम जनता के साथ हो रहे इसी विश्वासघात को अपने गीतों के माध्यम से उजागर करते हुए कहते हैं कि चीख रहे हैं भरी भीड़ में लंगड़े लूले कई सवाल। चीख रहे हैं भरी भीड़ में लंगड़े लूले कई सवाल। अब हुए निरुत्तर शिलालेख सब इश्तेहार भी मौन हुए। अब तक केवल शब्दों के ही खेले जाते रहे जुए, किंतु एक भी समाधान के शब्द न हो पाए वाचाल। आजादी मिल जाने के उपरांत देश के समक्ष उपस्थित हुआ राजनीतिक टुच्चई का परिदृश्य बहुत ही अप्रिय और अप्रत्याशित है, जो आम जन को निराशा के गहन गर्त की ओर ढकेल रहा है। त्रिपाठी जी के शब्दों में अंधकार के महासिंधु में फिर डूबा दिलमान। संध्या हुई निहाल धुंध का आंचल छू बरजोरी। लूट गए अवसाद रैन की सपनों भरी तिजोरी और देखते खड़े रहे सन्नाटों के दरबार। देश की वर्तमान शासन प्रणाली में आम आदमी का मात्र वोट बनकर रह गया है। सब कुछ जानते हुए भी वह छले जाने हेतु विवश है। त्रिपाठी जी ने उसकी इस व्यवस्था को प्रतीकों के माध्यम से बहुत कुशलता से चित्रित किया है। फिर लौटा बैताल डाल पर फिर दोहराई गई कहानी। वही लोग बार बार आते हैं, कभी सपा में होके, कभी कांग्रेस में होके। फिर लौटा बैताल डाल पर फिर दोहराई गई कहानी। देख रहा सपने रोटी के भूखा प्यासा मत दाता है। पाकर चुपड़ी का आश्वासन पा लालच में फंस जाता है और देकर मत फिर भस्मासुर को बन बैठा औखड़दानी है। फिर लौटा बैताल डाल पर फिर दोहराई गई कहानी। ये समय जिसमें हम जी रहे हैं बहुत ही कुटिल और कठिन है। पग पग पर आतंक का साया मंडरा रहा है। अब ये स्थिति कुछ ठीक हुई है बीजेपी के शासनकाल में, नहीं तो अभी तक कहते थे कि कोई अगर चीज पड़ी है सड़क तो छूना मत, हो सकता बम हो। तो उस स्थिति में वो कहते हैं कब कहाँ कौन धमाका कर दे कुछ पता नहीं लगता। तो कब कहता है कि बिछा गई बारूदें अस्थियों के पांवड़े। बिछा गई बारूदें अस्थियों के पांवड़े। पड़ी है सवालों की लावारिस लाशें। शंकाएं हाफ हाफ ले रही सांसें। घायल सन्नाटे सिसक सिसक रो पड़े। बिछा गई बारूदी अस्थियों के पांवड़े। वर्तमान में व्यवस्था की बदचलनी चरम पर है। रक्षक और भक्षक के बीच हो रहे गुप्त अनैतिक समझौते जिंदगी को और भी दुष्कर बना रहे हैं। और इस बात को वो इस प्रकार कहते हैं कि फड़फड़ा कर पंख लोहित व्योम में लड़ रहा पंछी हवा से। फड़फड़ा कर देखिए, बिंब देखिएगा कि फड़फड़ा कर पंख लोहित व्योम में लड़ रहा पंछी हवा से। क्या पता कब तक रहे ये तमिश्रा, सूझती कोई नहीं अब राह है। बस गई रग रग में पीड़ाएं, उठ रही अनवरत एक कराह है। कर लिया है रोग ने अब इन दिनों गुप्त समझौता दवा से। अब रोग और दवा के बीच में जो समझौता हो रहा है, चोर और दरोगा के बीच में समझौता हो रहा है, उसको कितने अच्छे ढंग से उन्होंने चित्रित किया है। आज का आदमी भौतिकता की अंतहीन अंधी दौड़ में शामिल है और दीन दुनिया से बेखबर होकर भागम भाग में लगा है। उसके भीतर की संवेदना समाप्त सी हो गई है। पास पड़ोस में हो रहे बड़े से बड़े हादसे भी उसे प्रभावित नहीं करते। इधर एक्सीडेंट हुआ, उधर आदमी निकलता चला जा रहा है, ये भी नहीं देखता कि जिंदा है या मर गया। अब इस बात को त्रिपाठी जी कहते हैं कि यहाँ बसे सबके सब अंधे कौन चिट्ठियां बांचे। यहाँ बसे सबके सब अंधे कौन चिट्ठियां बांचे जी। बीच सड़क पर मरे हुओं की पड़ी हुई लावारिस लाशें। और सब मुंह फेरे चले जा रहे मानवता को कहाँ तलाशें। और किसको है फुर्सत जो रुक कर समझे बूझे जांचे जी। यहाँ बसे सबके सब अंधे कौन चिट्ठियां बांचे। त्रिपाठी के सगे रचनाकार हैं, उनकी दृष्टि से कुछ भी अदृष्ट नहीं रह पाता। इसीलिए समकालीनता का तीखा बोध उनके नवगीतों में मुखरित हुआ है। वह आम आदमी की पीड़ा से व्यथित हैं। समाज में व्याप्त विसंगतियां और विद्रूपताएं उन्हें इस कदर उद्वेलित करती हैं कि वह अपने भीतर की स्वाभाविक रागात्मकता को जबरन दबाकर उद्घोष करते हैं कि कह दो गीत बिहक से चहकन का अब नहीं पड़ाव यहाँ है। केवल अब अनमनी व्यथाओं का कागज पर डेरा है। टूटे फूटे संबंधों का उजड़ा रैन बसेरा है।
और कुछ स्वच्छंद समस्याओं का बस केवल ठहराव यहाँ है। कह दो गीत भी हक से चहकन का नहीं प्रभाव यहाँ है। यद्य त्रिपाठी जी के बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, बस 5 मिनट हो रहा है। त्रिपाठी की सजग दृष्टि व्यवस्था की बदचलनी, राजनीतिक लंपटता, आदमी की स्वार्थपरता और संवेदनहीनता, भूख, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी आदि अनेकानेक विद्रूपताओं और विसंगतियों पर रही है और एक प्रखर साहित्यकार की भूमिका का निर्वहन करते हुए वह आदमी की पक्षधरता के में आजीवन खड़े रहे तथा उसके सुख दुख को अपने नवगीतों में पूरी कलात्मकता के साथ अभिव्यक्त किया है। किंतु वह मूलतः प्रेम के कवि हैं। यह तथ्य उनके द्वारा रचे गए नवगीतों में स्पष्ट परिलक्षित होता है। उनके देखिए प्रेम गीत के 1-2 उदाहरण कि आओ चले सपनों के गांव में प्रीति के घरौंदे बनाएं। जो ये निजी भावुकता के विरोध में नवगीत खड़ा हुआ तो लोगों ने प्रेम गीत लिखना कम कर दिया, बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने प्रेम गीत लिखे और पूरी नवगीतात्मक कलात्मकता के साथ लिखे। आओ चले सपनों के गांव में प्रीति के घरौंदे बनाएं, अनबौरी लाज की अमराई में छाई सी खामोशी टूट सके, अनबुझ उसासों की पुरवाई महकी महकी सुगंध लूट सके। आओ चले पलकों की छाव में काजल के पांवड़े बिछाएं। त्रिपाठी जी प्रेमी हृदय की सहज क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को अपने नवगीतों में बड़ी शालीनता और कुशलता से उकेरते हैं। इन प्रेम गीतों में न तो नग्न मांसलता है और न ही भावनाओं का लिजलिजापन, वरन सहज स्वाभाविक नेह की पवित्र नदी अपने संयत प्रवाह से मन प्राण को तृप्त करती हुई प्रवाहमान है। पलकों में सपने सजाने के, आए दिन नेह में नहाने के। तो छोटे एक और उनका बहुत बढ़िया गीत है, मैं उसी से अब थोड़ा कम करके चल रहा हूँ। सद्या यौवना के हृदय में अंकुरित हुए प्रेम को रामानुज त्रिपाठी जैसा चतुर शब्द शिल्पी ही पूरी मादकता, प्रखरता और तीक्ष्णता और पावनता के साथ अभिव्यक्त कर सकता है। उनका ये गीत देखा, मैं चाहूंगा अगर कोई अवनीश त्रिपाठी या कोई और कवि इस गीत को पढ़ के यहाँ सुनाए पूरा गीत। मैं एक अंश केवल पढ़ रहा हूँ कि कोरे कागज पर किसने लिख दिए लजीले छंद नेह के खनके बाजू। कोरे कागज पर किसने लिख दिए नेह के छंद लजीले छंद नेह के खनके बाजू बन, और सावन में खिले सिनौरे भादों में कजरोटे, और पिए बारूणी बेसुध हो यादों के मौसम लौटे, और कच्ची उम्र खिली निष्गंधा रह रहे चुए मरंद नेह के खनके बाजू। अब देखिए बिंब सृजन में त्रिपाठी जी इतने माहिर थे कि जिसका कोई जवाब नहीं। जो हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में मैं 2 कवियों को मानता हूँ कि वो उनको सिद्धि प्राप्त है, एक सुमित्रा नंदन पंत और एक ये जो है शमशेर बहादुर सिंह जी, और मुझे तीसरा व्यक्ति अगर कोई मिला तो रामानुज त्रिपाठी जी हैं। एक उनका देखिए संध्या का समय है और सूर्यास्त हो रहा है, आप देखें उस पर ऊंची नीची पगडंडी पर लेकर अपने साथ चली जा रही शाम न जाने कहाँ पकड़ कर हाथ। ऊंची नीची जैसे कोई लड़की किसी बूढ़े आदमी को हाथ पकड़ के कठिन चढ़ाई पर चढ़ा रही है। ऊंची नीची पगडंडी पर लेकर अपने साथ चली जा रही शाम न जाने कहाँ पकड़ कर हाथ, चलने की सामर्थ्य नहीं अब खुद बूढ़े दिमाग। तो अमूर्त के शब्द चित्र उकेरने की कला में कुशलता के कारण ही पंडित रामानुज त्रिपाठी के नवगीत हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हो गए हैं। प्राकृतिक दृश्यों और ऋतुओं आदि के वर्णन में वह बिंबों के द्वारा जिस सौंदर्य का सृजन करते हैं वह मन को मोह लेता है। हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा बोल गए हैं और समय बहुत हो गया है। अच्छा एक बात लेकिन हम और कहेंगे, अगर आप हमको हल्के में ले रहे हो तो हम उनके विषय में बताते हैं जो बहुत प्रतिष्ठित कवि है। जैसे ये क्या नाम है, योगेंद्र शर्मा जी, नवगीत दशक के कवि हैं। वो त्रिपाठी जी के लिए लिखते हैं कि त्रिपाठी जी के गीतों में नवगीत धर्मिता है। अपने गीतों में उन्होंने नए संदर्भों को उठाया है, उनकी अनुभूति नहीं है, संवेदना नहीं है और अभिव्यक्ति शैली भी नहीं है। इसी प्रकार डॉक्टर यायावर राम समेहीलाल शर्मा यायावर जी ने उनके लिए कहा है कि स्वर्गीय रामानुज त्रिपाठी उन सर्जकों में हैं जो आजीवन नवगीत जिए। लोग लिखते हैं वो जिए हैं। रामानुज त्रिपाठी उन सर्जकों में हैं जो आजीवन नवगीत जिए। वे थके हारे पांव लेकर
गीत के राजपथ पर नहीं चले, अपितु उन्होंने अपने लिए नई पगडंडी सिरजी। तो इस तरह से मैं कहूंगा कि पंडित रामानंद त्रिपाठी प्रखर प्रतिभा के धनी साधक साहित्यकार थे तथा हिंदी साहित्य को विशेष रूप से नवगीत को दिया गया उनका रचनात्मक अवदान स्तुत्य है। मैं उनके स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। जो साहित्यकार सम्मानित हुए हैं इनको मैं बधाई देता हूँ। जिन लोगों की पुस्तकें लोकार्पित हुई हैं इनके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे ये सब बड़े पसंदीदा कवि हैं और मैं इनसे रचनाएं मांगता हूँ, चाहे गरिमा हो, चाहे राहुल हो, अवनीश त्रिपाठी हो। ये बहुत भाव भी खाते हैं, ये एक बार नहीं भेजते हैं, इनको एक दो बार और फोन करना पड़ता है। तो मैं सबके सुबह भविष्य की कामना करता हूँ और जो अगर कुछ गड़बड़ कहिए हो बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो एक नाम मैं अगर गोंडा के हमारे एक गीतकार हैं मनकापुर के धीरज श्रीवास्तव जी। हाँ, बैठ रमलियां मार रही है झल्लर को मुस्कान, ऐसे गीत या रिक्शे वाले, ऐसे अद्भुत गीतों के सर्जक हैं धीरज श्रीवास्तव जी। हम लोग अभी उनका एक इंटरव्यू कर रहे थे, काव्य चौपाल एक ट्विटर पर चलता है वहीं पर। तो मैंने उनसे पूछा कि वर्तमान समय में आपका जो सबसे पसंदीदा गीतकार हो वो कौन है। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे एक नाम लिया और वो था ज्ञान प्रकाश आकुल जी। ज्ञान प्रकाश आकुल जी, मैं समझता हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं अगर आपने उनके गीत पढ़े हैं तो निश्चित रूप से आप सब उनके मुरीद होंगे। एक गीत का मुखड़ा और अंतरा पढ़ करके मैं उन्हें आवाज दूंगा कि वे आए और अपनी प्रतिनिधि रचनाएं दो गीत हम सबके बीच रखें कि घर से भागे लोग तथागत होने का करते हैं दावा। सावधान, घर से भागे लोग तथागत होने का करते हैं दावा, सावधान लो। और पहचानना बहुत मुश्किल है इन छलियों का ढंग नया है, पहचानना बहुत मुश्किल है इन छलियों का ढंग नया है। भीतर बरमूडा त्रिकोण है बस ऊपर से बोध गया है और पीड़ाओं को डस लेता है, पीड़ाओं को डस लेता है। इनका कद काठी पहनावा, सावधान लो। घर से भागे लोग तथागत होने को का करते हैं दावा, सावधान है। योग एक बार जोरदार तालियां दे करके आप सब स्वयं आमंत्रित करें ज्ञान प्रकाश आकुल जी। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरुतुल्य जितने भी लोग उपस्थित हैं यहाँ, आदरणीय अध्यक्ष जी सभी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सुभाष जी की उपस्थिति है। सावन कल से प्रारंभ हो रहा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ मेरे साथ। कि बरसों पहले सावन छूकर गुजरा था, बरसों पहले सावन छूकर गुजरा था, यूं लगता है बाल अभी तक गीले। बरसों पहले सावन छूकर गुजरा था, यूं लगता है बाल अभी तक गीले हैं। और दोनों जाने किस मौसम में बिछड़े थे, दोनों के रुमाल अभी तक गीले। तो गीत की बात चल रही है, गीतकारों का सम्मान हुआ है, गीत की किताबों का विमोचन हुआ है। मैं एक पीड़ा पढ़ना चाहता हूं गीत के माध्यम से कि शब्द प्रेतों का सभा में नग्न नर्तन चल रहा था। शब्द प्रेतों का सभा में नग्न नर्तन चल रहा था, शब्द प्रेतों का सभा में नग्न नर्तन चल रहा था। गीत थे हम सावधानी से अलग बैठे रहे। शब्द प्रेतों का सभा में नग्न नर्तन चल रहा था, गीत थे हम सावधानी से अलग बैठे रहे। हम किसी बहरे समय में बांसुरी की तान जैसे, हम किसी बहरे समय में बांसुरी की तान जैसे, हम किसी बंजर धरा पर उग रहे थे धान जैसे। हम किसी बहरे समय में बांसुरी की तान जैसे, हम किसी बंजर धरा पर उग रहे थे धान जैसे। हम नमक की देह तिरने का प्रदर्शन चल रहा था, हम नमक की देह तिरने का प्रदर्शन चल रहा था, इसलिए हम लोग पानी से बैठे। हम रहे संवाद में हमसे रची सबने कथाएं, हम रहे संवाद में हमसे रची सबने कथाएं।
ऐन मौके पर बदल दी जाती हमारी भूमिकाएं। हम रहे संवाद में हमसे रची सबने कथाएं, ऐन मौके पर बदल जाती हमारी भूमिकाएं। आंसुओं के मंच पर अश्लील प्रहसन चल रहा था, उम्र सारी हम कहानी से अलग बैठे रहे। आदरणीय भावुक जी की पवित्र उपस्थिति है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। गीत का अंतिम पंक्ति रखता हूँ कि हाय उपवन में न जाने पांव किसके आ पड़े थे, चार गुबरेले समूची गंध को घेरे खड़े। हाय उपवन में न जाने पांव किसके आ पड़े थे, चार गुबरेले समूची गंध को घेरे खड़े थे, और उपवन में उन्हीं का चरण वंदन चल रहा था। युग हुए हम रात रानी से अलग बैठे से अलग। एक जिम्मेदारी की कविता पढ़ता हूँ, सारे लोग साहित्य से कविता से जुड़े हुए लोग हैं। कागज पर स्याही से कविता लिखते हो, कागज पर स्याही से कविता लिखते हो, तुम सबसे खराब कवि हो इस दुनिया के। आत्मसंवाद का गीत है कि कागज पर स्याही से कविता लिखते हो, तुम सबसे खराब कवि हो इस दुनिया के। अंगारों की बारिश में कुछ फूल बचाना, फूलों पर कविता लिखने से बेहतर है। अंगारों की बारिश में कुछ फूल बचाना, फूलों पर कविता लिखने से बेहतर है। रोते हुए अनाथों को गोदी ले लेना, झूलों पर कविता लिखने से बेहतर है। छत पर बैठे हो मिट्टी से बचते हो, तुम सबसे खराब कवि हो इस दुनिया के। जिस पत्थर से वे हथियार बनाते हैं, उनसे यदि कोई भी मूर्ति बनाई, जिस पत्थर से वे हथियार बनाते हैं, उनसे यदि कोई भी मूर्ति बनाई है, कोलाहल के बीच मौन को बचा लिया तो तुमने एक सुंदर कविता गाई। अगर शोर का विरोध ध्वनि से करते हो, तुम सबसे खराब कवि हो इस दुनिया के। अंतिम बंद पढ़ता हूँ। दुनिया की सबसे अच्छी कुछ कविताएं, अगर तुम सबसे अच्छे खराब कवि हो तो अच्छी कविताएं कौन सी हैं? दुनिया की सबसे अच्छी कुछ कविताएं तपती धरती पर बादल ने बोई। दुनिया की सबसे अच्छी कुछ कविताएं तपती धरती पर बादल ने बोई हैं। सबसे बुरी सभी कविताएं दुनिया की स्याही में ढलकर कागज पर रोई हैं। भरे हुए पन्नों को कविता कहते हो, तुम सबसे खराब कवि हो इस दुनिया को। मैं चलते चलते एक गीत का दो बंद पढ़ देता हूँ, और वो इसलिए पढ़ देता हूँ जो जमाना चाहता हूँ। अभी एक जगह पढ़ा तो थोड़ा सा विवाद हो गया, उस पर विवाद मेरे साथ जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। मैं यहाँ भी पढ़ता हूँ। आग लगाना कवि होने का मतलब है तो। आप लोगों की तालियां मुझे जरूर चाहिए, इस कविता पर मैंने बीच में नहीं मांगी है को बात कि आग लगाना कवि होने का मतलब है तो, जलती हुई आग पर पानी कौन बनेगा। आग लगाना कवि होने का मतलब है तो, जलती हुई आग पर पानी कौन बनेगा। कविताएं हथियार नहीं है, कविताएं हथियार नहीं है जो इनको इस पाले से उस पाले तक फेंका जाए। कविताएं हथियार नहीं है जो इनको इस पाले से उस पाले तक फेंका जाए। कविताएं तो फूल सरीखी ही होती हैं, कविताओं का मन भी छूटा देता है। और कविताएं भी अगर युद्ध की बात करेंगी तो दुनिया में प्रेम कहानी कौन बनेगा। अंतिम बंद पढ़ता हूं गीत का कि जिससे फैली आग उसे मत कविता बोलो, वह व्युत्क्रम से उपजा थोथा नारा होगा। जिससे फैली आग उसे मत कविता बोलो, मत कविता बोलो, वह व्युत्क्रम से उपजा थोथा नारा होगा। और जिसे सोचने में ही कांप उठेगी भाषा, क्या कोई निर्दोष कलम ने मारा होगा। जिससे फैली आग उसे मत कविता बोलो, वह व्युत्क्रम से उपजा थोथा नारा होगा। जिससे फैली आग उसे मत कविता बोलो, वह व्युत्क्रम से उपजा थोथा नारा होगा। जिसे सोचने में ही कांप उठेगी भाषा, क्या कोई निर्दोष कलम ने मारा होगा। और नारों को यदि कविता का सम्मान मिलेगा तो तुलसी कबीर की बानी कौन बनेगा। को बतौर नई पीढ़ी के प्रतिनिधि नवगीतकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। एक बार आप सबकी जोरदार तालियां ज्ञान प्रताप साहू जी के लिए आ जाएं। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं आदरणीय डॉक्टर रंजना गुप्ता जी को। आप अपनी बात रखेंगी। आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजा करके डॉक्टर रंजना गुप्ता जी का अभिवादन करें।
उपस्थित मेरा साधन में और ब्राह्मण संस्थान के इस मंच से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और उनका बहुत बहुत ठीक कर दो। ठीक गरिमा सक्सेना जी का आज उनके नवगीत संग्रह का लोकार्पण हुआ है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ और कुछ शब्द समय के साथ साथ काव्य का भी मंतव्य और लक्ष्य का बदलना बहुत जरूरी होता है वर्तमान समय को दर्ज करने के लिए। आज का समय जितना क्रूर है उतना ही अश्लील भी, संवेदन शून्य है तो पीड़क और दुर्गान हिंसक भी। शास्त्रीय स्थापनाओं से भी बहुत अपेक्षा नहीं है। इस काल की कविताओं का, गीतों का विशाल फलक और स्वतंत्र अभिव्यक्ति ही इसे आवाज दे सकती है। आवश्यक शिल्प के साथ बहुत से पारंपरिक बंधन को ढीला भी करना पड़ेगा। इसीलिए निराला जी ने मुक्त छंद की अवधारणा प्रस्तुत की थी। आजकल के समय में तो कविता, गीत, गजल आदि काव्यात्मक विधाएं अपनी पूरी धार के साथ बेबाक रवानी में बह रही हैं। जीवन के विहंगम परिदृश्य को समेटते हुए ये अजस्र धारा प्रामाण्य भी है और अत्यंत प्रवाहपूर्ण भी है। आज के नवगीत कविताएं वर्तमान दुर्दांत समय के जटिल कठोर समय का जमीनी दस्तावेज हैं। अंधाधुंध प्रकृतिवोधन, विकट भौतिकतावाद और बदहाल जन समुदाय की अनदेखी साहित्य के स्तर पर एक करुण विमर्श की संरचना करती है, जो रचनात्मकता के सहारे मन की दिनों दिन कठोर होती परतों को कुरेदता हुआ उसके मानवीय तरल अंश तक पहुंच ही जाता है। किसी कवि का, गीतकार का सहृदय सदाशयी होना ही उसे इतना उदारमना बना देता है कि समस्त चेतन अचेतन की पीड़ा, समस्त ब्रह्मांड की पीड़ा उसकी पीड़ा बन जाती है और वह एक मनस्वी ऋषि की भांति लोक चेतना के विभिन्न आयामों को मंगलमयता से, शुभता से भर देना चाहता है। निरीह जनमानस को सहारा देकर उसे उसके संघर्षों से विराम दिलवा देना चाहता है। इन प्रयासों में उसे सफलता मिले ना मिले ये तो समय ही तय करेगा, परंतु रचनाकार की साधुता और स्वस्थ कामना विश्व पर निरंतर आशीष बरसाती ही रहती है। यही तो रचनाकार की विशिष्ट अंतर्दृष्टि, अंतर्वस्तु या सीधे साधे शब्दों में कहें तो बनावट है, जो उसे सामान्य जन से अलग करती है। घोर बाजारीकरण और भूमंडलीकरण के अतिवाद से पनपी जो गहरी निराशा समाज के निचले स्तर पर पैदा हुई है, उस आवाज को बौद्धिक चेतना के शिखर पे आसीन लोगों तक पहुंचाने का काम इन कविताओं, गीतों के पुल के सहारे बखूबी हो सकता है। सामंती सियासती सोच को अपनी भाषा, अपनी शैली में आज का नवगीतकार लगातार चुनौती दे रहा है। वायवीय दुनिया में रहते हुए हमारे संबंध भी वायवीय होते जा रहे हैं। हर तरफ आपाधापी, भागती दौड़ती, गिरती पड़ती हमारी दुनिया आखिर पहुंचना कहाँ चाहती है, ये शायद उसे भी नहीं पता है। घनघोर विकिरण क्षरण के वर्तमान का यथार्थ शब्दों से किस तरह साधा जा सकता है, ये कविताएं हमें लगातार बताती रहती हैं। नक्कार खाने में तूती की आवाज जैसी ही बेमानी हर तरफ विकासवाद के आभासी नारे के बीच गुम होती आम आदमी की जुबान बनना भी आज की कविताओं को, गीतों को बखूबी आता है। आज जन की पीड़ा रचनाकार की पीड़ा बन रही है। निरंकुश तो मनुष्य सदा से रहा, पर आज टेक्नोलॉजी ने उसकी हिंसक प्रगति को बेपनाह ताकत दे दी। अश्लील और श्लील का अर्थ समाप्त हो चुका है। सीमाओं के अतिक्रमण का यह एक अनोखा बलात्कारी समय है जो हमको ही छीनता जा रहा है। बाजारवाद ने करुणा और प्रेम, विश्वास और ईमानदारी के हाथ पांव काट दिए हैं। ये अपंग भावनाएं घिसट घिसट कर चलने को बाध्य है। जो मनुष्य कहीं न कहीं अभी तक बचा भी रह गया है, वो व्यंग और हंसी का, कटाक्ष और घृणा का पात्र है और उसे सभ्य जगत में मूर्ख समझा जाता है। फिर भी आज की कविता में, गीतों में ये आम आदमी लगातार दर्ज हो रहा है। उसकी पेशानी के सारे बल नोट कर रही है आज की कविता अपनी हर विधा में। गरिमा सक्सेना अपनी उम्र से अधिक परिपक्व गीतकार हैं, दोहाकार हैं और उससे भी अधिक विशिष्टकार हैं जन चेतना की, सामयिक द्वंद्वात्मक परिवेश के संतुलन की। इनके गीतों का मानवीय पक्ष बहुत उजला है।
गरिमा स्त्री विमर्श के विधान तले मात्र स्त्री विमर्श ही नहीं रचती, वे संपूर्ण मानवता की पीड़ा को अपने शब्द चित्र में ढालकर सजीव बिंब ऐसे उकेरती हैं कि संवेदना का स्वर वाचाल होने लगता है। वास्तव में आज हम नवगीत के नाम से जिस गीत की विधा को स्थापित कर चुके हैं, वो वास्तव में आज तक के मानवता के उद्धार की सबसे बड़ी शब्दांजलि है। हम क्रमशः बढ़ रहे हैं, प्रतिमानों को गढ़ रहे हैं और जीवन के मर्म स्थल पर अपने भावों के स्पंदन को सुन भी रहे हैं। आज का नवगीत बेधक व तीखी मार करने वाले शब्दों और संवेदनाओं में रची बसी वो अनुभूतियां हैं जो समय के साथ समय के सच को प्रतिबद्धता और संपूर्ण हार्दिकता के साथ कागजों पर डिजिटल उपकरणों के माध्यम से लगातार दर्ज करती जा रही हैं। मधुकर अस्थाना जी इसी संवेदना की व्याख्या इस तरह करते हैं। संवेदना जब अभिनव प्रतीक बिंबों को सहज रूप से सटीक प्रयोग कर अपने समय की विविध सामाजिक समस्याओं एवं विषम परिस्थितियों से जूझते साधारण जन के जटिल जीवन संघर्ष को न्यूनतम शब्दों में छांदसिक वेयता के साथ मार्मिक रूप में परिणत होती है, तो नवगीत की सृष्टि होती है। गरिमा सक्सेना का एक बिंब प्रकृति को लेकर इस तरह से व्यक्त होता है। पत्तियों से छन्नियों से छान रही है धूप, दिख रहा पगडंडियों का अब सुनहरा रूप, गढ़ रही है नवल कल का पुस्तकें प्रारूप, गढ़ रही है नवल कल का पुस्तकें प्रारूप। नए प्रतीक और बिंब उनमें तथ्य की कसावट के साथ ही शैल्पिक सौष्ठव भी प्रखर है। चूहे जैसा कुतर रहा है वक्त पुराने चित्र, यादों की अलमारी में अब कुछ ही कतरन शेष, उनमें भी बस वही बची है जो थी बहुत विशेष। मतभेदों की सीलन की थी दीमक की घुसपैठ और व्यस्तताओं ने मन पर इतनी डाली है, अनजानी सूरत से लगते सभी पुराने मित्र। जीवन की जटिल स्थितियां शायद आज मनुष्य के वश में नहीं है। उत्तर जीविका के सारे प्रयास लड़खड़ा रहे हैं। पढ़े हुए अखबारों को हम बार बार पढ़ते, पीछे हटना चुना हमेशा कैसे आगे बढ़ते। मनुष्य ने अपनी उड़ानों को पंख तो दिए पर उन्हें साधना भूल गया, तभी तो उसे अब जमीन पर आने में इतनी कठिनाइयां आ रही हैं। उड़ते उड़ते पंछी कितनी दूर निकल आया, नदियां पनघट पगडंडी चौपाले छूट गई, अमिया बरगद पीपल की वो डालें छूट गई, सिर्फ धूप ही धूप मिल रही कहीं नहीं छाया। जिंदगी को एक नवगीत में गरिमा ने बहुत दार्शनिक अंदाज में उकेरा है। वे जिंदगी को श्वेत शाम कहकर उसके सुख दुख को परिभाषित कर रही हैं, पर परिकल्पना भी तब आहत हो जाती है जब आगे बढ़कर वे नवगीत में आज के समय की त्रासदी घोल देती है। रंग सारे उड़ गए शायद हवा में, जिंदगी की श्वेत शाम हो गई, अब दुआ में भी मिलावट हो रही है और दवा लगता हलाहल हो गई। गरिमा जन सरोकारिता को बहुत शिद्दत से अपने नवगीतों में धार देती दिखाई देती है, क्योंकि एक यही तथ्य है जो कविता को, गीत को, किंबहुना समस्त साहित्य को मनुष्य के जीवन में एक बहुत ऊंचा सिंहासन देता है। हाशिए पर पड़े हर व्यक्ति का दुख जब तक कविता के गीत के आंचल को न भिगोएगा, तब तक कविता न होगी, गीत न होगा। मजबूरी ही पैदल चलती सिर पर लादे धूप, आंतों में अंगारी रखकर चलते जाते पांव, लेकिन इनको भान नहीं अब बदल चुका है गांव, लाचारी उम्मीदें हारी नहीं कहीं भी ठाव। आस्थाहीन मूल्यहीन होते समाज की निर्भीक आलोचना करती गरिमा की लेखनी भविष्य में और भी प्रखरता से अपनी बात कहेगी, ये विश्वास और आस गरिमा की इन पंक्तियों से भी झलक रहा है। व्यर्थ इनसे जिंदगी की आस रखना, ये हमारे आस की हर श्वास छीनेंगी। दो पीढ़ियों का द्वंद्व बहुत पुरातन समस्या है। आज ये समस्या और भी विकराल इसलिए हो गई है कि आज दोनों ही पीढ़ियों में सहन शक्ति, धीरज का अभाव और लालच की पराकाष्ठा दिखाई देती है। अंधस्वार्थ और विलासतापूर्ण जीवन शैली की उच्छृंखल आज के नौजवानों को पथभ्रष्ट कर रही है। वर्तमान के बहुत से सुलगते सवालों के बीच ये भी एक सवाल आज चिंगारियां बिखेर रहा है।
पीढ़ी दर पीढ़ी टकराते मतभेदों के पहिए, कौन सही है कौन गलत है किसकी साइड रही। शांति चाहे वो विश्व स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो या सामाजिक पारिवारिक किसी भी स्तर पे हो, उसकी उम्मीद आज बहुत क्षीण हो चुकी है। लिप्सा और घृणा का जो बाजार हमने अपने आसपास सजाया है वो ही हमें नष्ट कर रहा है। पर ये हम कब समझेंगे? शांति का अब अकेला पड़ गया है। जी रहे हैं आज कैसी संधियां, फैलती ही जा रही हैं आग बनकर ये सियासी तितलियां। मुझे लगता है गरिमा ने कोटा शहर में कोचिंग सेंटर के बच्चों द्वारा की जा रही लगातार हताशा भरी आत्महत्याओं को भी रेखांकित किया है। माँ बाप की दमित आकांक्षा पूर्ति का भयावह लक्ष्य बेचारे मासूम बच्चे बन रहे हैं। इस दारुण परिप्रेक्ष्य में गरिमा के पंक्तियों में एक चेतावनी सी छुपी है। उम्मीदों की जंजीरों का बढ़ता रोज दबाव डरकर सांसें छोड़ रहा है अब जीने का ख्वाब, छूट रहे हैं कोरे पन्ने लेकर काला अंत, रोज हो रही सांसों की असमय बंद किताब। कबीर का नाम अपनी बेबाकी, निर्भीकता और जिंदादिली के लिए सदा याद किया जाएगा। उस भयावह अंधे युग में जहाँ वैचारिक कट्टरता हर कहीं हावी थी, वैसे युग में भी अपनी सागोई और खरी खरी कहने के लिए वे पहचाने जाते थे। आज बहुत से लेखकों कवियों के आदर्श हैं। गरिमा भी उन्हीं रचनाकारों की अगली कड़ी है। हम जिंदा है हमसे जिंदा रहा कभी, हम जिंदा है हमने सही पढ़ाई पे। आज हवा जल प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण के चरम पर है। जहर सांस सांस में घुल चुका है। आए दिन पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली मौतों में वृद्धि होती ही जा रही है। नदी बची तो वो सबको बतलाएगी, हर पल यहाँ असभ्य हुई किस तरह सभ्यता। गरिमा का इस पुस्तक का हस्ताक्षर गीत है कोशिशों के पुल। वे संकल्पित हैं कि किसी भी परिस्थिति में वे सार्थक बदलाव के लिए होने वाली कोशिशों को नहीं छोड़ेंगे। पार करनी है हमें विद्रुपताओं की नदी, हम नए बदलाव का संकल्प ले आगे बढ़े, कोशिशों के पुल गढ़े। सागर के रूपक से गरिमा ने एक बहुत करुण विमर्श को जमीन दी है। मुझे ये नौगीत व्यक्तिगत स्तर पर सबसे अधिक आकृष्ट करता है। मन का गीलापन तो कभी शायद ही सूखे, पर हम उसके दर्द को तो व्याख्यायित कर ही सकते हैं। यही गरिमा भी कह रही है इस नवगीत में अपनी पीड़ा को शब्द देते हुए। अच्छे भले नदी थे लेकिन सागर होकर पछताए, अच्छे भले नदी थे लेकिन सागर होकर पछताए। हमने खाली अंजुलियों को मोती सीपी शंख दिए हैं, अपनी सीमाओं में रहकर सबकी खातिर रोज जिए हैं। सबने हम में लाकर खोला है अपने अवसादों को, चंचल नदियों ने सौंपा है आकर अपने उन्मादों को। सबका खारापन पी पी कर निष्ठुर खारे कहलाए। वर्तमान जिंदगी में बहुत सी असंगतियां हैं, पर एक असंगति बेहद तकलीफ देती है। वो है भागती दौड़ती जिंदगी। बेचैन से हम सब जाने कहाँ जा रहे हैं, कौन सा खजाना लूटने के लिए ये भीड़ भागती जा रही है। अपनी सांसों को भी खतरे में डालती हुई पर जी रहे हैं रोज ही हम एक भागम भाग, बुझ न जाए कहीं खुद में एक जरूरी आग। गरिमा का एक कोमल सा नवगीत पढ़कर मुझे वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक याद आ गया। हारम नारोपितम कंठे यन्मया विश्लेष विमुड़ा सांप्रतम तु आयोर मध्य सरित सागर भूधरा। ये श्लोक उस समय का है जब राम और सीता के बीच में बहुत दूरी थी। लंका में सीता जी बैठी थी, राम वनवास में विकल्पित थे। तो उन्होंने, सीता कहती है कि एक समय ऐसा था मैं अपने कंठ में हार को भी नहीं धारण करती थी कि हमें आपस में विलग्न होना पड़े। और आज ये स्थिति है कि हमारे तुम्हारे बीच सागर है, सरिताएं हैं और पहाड़ के पहाड़ हैं। वो कुछ इसी भाव की वंदना करती है ये नवगीत। बिना नमक की सब्जी सा था फीका फीका दिन मीत तुम्हारे बिन, मन का मन मान सरोवर गुमसुम चुप चुप सा ठहरा। लहरों की आवाज आई पर नींदों का पहरा, नहीं चली पुरवाई कोई पेड़ नहीं झूमा। बिना तुम्हारे मुस्कानों ने जू पारा झूमा, बिना तुम्हारे मन मरुथल में उठती थी रेती। मुरझाई खुशियां जैसे दिन पानी की खेती। मनुष्य आज लालसा नफरत और वैमनस की आग में जलता हुआ आज कहां से कहां पहुंच चुका है। शांति का संदेश देती पृथ्वी का जीवन चक्र अब लगभग पूरी तरह बिगड़ चुका है। हमें नहीं पता हम या मनुष्य जाति कब तक इस पृथ्वी पर जीवित है।
मनुष्यों के साथ साथ नाना जीव जंतुओं की विशाल श्रृंखला और जड़ चेतन अनन्यान वनस्पतियां भी, सागर और नदियां भी कब तक हमारे साथ हैं। इसी पीड़ा को व्यंजित करती गरिमा के नवगीत की कुछ पंक्तियां। अपनी गरिमा अपना अपना है अस्तित्व हमारा, बने रहो तुम आसमान हम तो धरती हैं। सच है तुमको छूने को चुड़िया उड़ती हैं, किसकी आंखें तुमको यूं टकती रहती हैं। और गृह युद्धों से धर्म युद्ध तक हाथ रहा उजियारा, बंद बैरकों में बंदी है मानवता के मानक। धूंधू कर जलती इमारतें दिखते दृश्य भयानक, चारों ओर दिखाई देता बस विचित्र नजारा उजारा। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने ऐसे ही साहित्यकारों के संबंध में कहा है, साहित्य एक सामाजिक यानी समाज के हेतु की गई सृष्टि है। अतः उस अपनी व्यक्तिगत अनुभूति को सामाजिक धरातल पर सामाजिक संवेदना के रूप में प्रकट करना अधिक उत्कृष्ट है। इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास और प्रेमचंद का नाम लिया जा सकता है। इन दोनों के समान दुख और निराशापूर्ण परिस्थितियाँ और किसी की क्या होंगी, फिर भी इनके साहित्य में सामाजिक तत्व इतने उदात्त और शुभ रूप में प्रतिफलित हुए हैं कि इनकी रचनाएं हमारे लिए आदर्श का काम करती हैं। गरिमा सक्सेना नवगीत में नई पीढ़ी का एक समृद्ध नाम है। गरिमा ने सफलतापूर्वक दोहा संग्रह का भी संपादन किया है और उनके दोहे भी अप्रतिम है। ये नवगीत संग्रह उनकी संभावना का एक और पुल है, जो अपनी उत्कृष्ट गहन और शिल्प के लिए भी जाना जाएगा। मेरी अनंत शुभकामनाएं गरिमा को, साथ ही श्रेष्ठ नवगीतकार, दोहाकार, उत्कृष्ट संपादक राहुल के नवगीत संग्रह दिल्ली कितनी दूर को भी मेरी शुभकामनाएं। अग्रिम पंक्ति के नवगीतकार श्रेष्ठ समीक्षक अवनीश त्रिपाठी जी के नवगीत संग्रह शब्द पानी हो गए संग्रह का भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही रामानुज संस्थान का बहुत बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। साथियों, सम्मानित साथियों, जो सब यहाँ मौजूद हैं, जो मेरे सामने हैं, कुछ के चेहरे जो मेरे जहन में नाम है उसके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ के नहीं। मैं सभी का स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। देख रहा हूं प्रोफेसर सुरेंद्र जी हैं, शीला जी हैं, संध्या जी हैं, रामशंकर जी हैं, सत्येंद्र तिवारी जी हैं, विनय जी बैठे हैं। ऐसे कुछ नाम जो इस समय उभर रहे हैं। ज्ञान प्रकाश अभी आगे चले कविता पाठ कर मिलेगी थे। आपका अभिनंदन। और उसके बाद सबसे पहले अभिनंदन और आभार मैं कीर्तिशेष रामानुज जी का, उनके शब्द ही हैं। आप बीच में एक बात कह दूं मैं, हम सब में से कुछ बच्चे हमेशा ही ऐसे रहे हैं जो क्लास में बैक बेंचर्स रहे हैं, और बैक बेंचर्स जो होते हैं बड़ा मजा लेते हैं कि कोई मास्टर पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है उससे कोई मतलब नहीं। तो पीछे में देख रहा हूं ये तीनों बैक बेंचर बीच में कुर्सी, जो टोपी पहने हुए, हाथ को पीछे किए हुए और हाथ कुर्ता पहने हुए, चश्मा लगाए, तो इधर थोड़ा सरक रहे हैं मेरे भी, और जो मुंह पर हाथ रखे हुए टी शर्ट ब्लू, ये तीनों के तीनों जो मजा ले रहे हैं, ऐसे बैंक बेचर्स तालियां बजा। यह बैंक बेचर ही कर सकता है, बजाय इसके कि सुभाष वशिष्ठ यह कहे कि वह आभारी है आदरणीय कीर्तिशेष रामानुज त्रिपाठी जी का। वह इस बात को दिखेगा कि सुभाष वशिष्ठ का चेहरा कैसा है, वो कैसा आएगा,
फोटो में है कि नहीं? बराबर, चलिए अलग प्रकार की बात। मैं कोशिश करता हूं कि जो बात, क्योंकि एक बार मैंने माहेश्वर तिवारी का इंटरव्यू किया, इंटरव्यू नहीं, बातचीत की, मेरे घर पर आए थे यूट्यूब के लिए, मैं कुछ काम करता हूं, तो एक बातचीत मैंने उनसे की थी। उसमें एक बात मैंने कही कि बहुत कम ऐसे लोग हैं, नवगीत के बारे में बात कर रहा हूं, नवगीत कवि, नवगीतकार से मुझे नवगीत कवि कहना बेहतर लगता है, कि बहुत कम ऐसे नवगीत कवि हैं जिन्हें आप पढ़ें बड़ा अच्छे लगते हैं, लेकिन सुने तो अच्छे नहीं लगेंगे। और ऐसे भी हैं सुने तो बहुत अच्छे लगते हैं। जब वो किताब लेके पढ़े या कागज आपके हाथ में, वो शब्द आपके पढ़ रहे हो, तब अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कहा था बहुत कम ऐसे नवगीत कवि हैं जिन्हें आप जब सुने तब भी अच्छे लगे और जब पढ़े तब भी अच्छे। माहेश्वर तिवारी के बारे में मैंने कहा, माहेश्वर तिवारी ऐसे ही थे। तो ये गरिमा मेरी बड़ी प्रिय लड़की है, मैं पुत्री की तरह देखता हूँ उसको। आज बड़े अनजमी ऐसा है, लगता ही नहीं कि एक कवित्री हो सकती, लेकिन बेहतरीन शुरू से जब से मैंने इसको देखा, बेंगलोर में सबसे पहले देखा, इस पर रचना जी ने बहुत बेहतरीन कार्य, पर मुझे लगता है पढ़ने वाला ज्यादा है कि मेरी अपना कि यहाँ पर शब्द रूप में आया। तो ये जो थोड़ा थोड़ा हो रहा था ना, ये बैक बेंचर्स, मिड बेंचर्स और फ्रंट बेंचर्स, ये ना होता तो अच्छा और अच्छा लगता, और ध्यान से सुनते हैं। ये बात मेरी कहने की थी कि मुझे लगा तो मुझे कह देने की, तो मैंने कहा बहुत अच्छा। अब मैं आता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका, हमारे मिश्र जी का भी और मृदुल जी का भी, रंजना जी का भी, और हमारे उम्र में तो छोटे लेकिन बहुत बढ़िया लगातार कानपुर के गीत लिखने वाले, लगातार ऐसा विपुल लिखने वाले बहुत कम मिलेंगे, जैसे देवेंद्र शर्मा, इंद्र, बहुत कम है ऐसे लोग जो कि बहुत अधिक लिखते हैं, या जगदीश पंकज दर लिख रहे हैं। मेरा आशय, मेरी मुराद प्रिय भाई, सागर प्रिय भाई श्री विद्यार्थ श्रीवास्तव से है। आप सबका मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उसके बाद मैं आभारी हूँ अवनीश त्रिपाठी का, कि रामानुज जी के माध्यम से मैं आत्मा मौजूद हूँ, इसलिए मैंने पहले आभार किया गया। यदि उनके शब्द न होते और उन शब्दों को आगे ले जाने वाला उनका पुत्र न होता, तो शायद मैं यहाँ मौजूद न होता, और आप सबसे भेंट का अवसर। अवनीश का बेहतरीन वो है शीर्षक, मैंने आज सुबह ही तुमसे कहा कि उसका नवगीत कवि जो है वो संग्रह तो बहुत अच्छा, अब मैं पढ़ूंगा तो भाई और देखेंगे, देखते हैं कि दिन में तुम कितनी धूप को चुनते रहे हो, इसमें तुम क्या कितना का पानी पानी हो गए हो, पता लगेगा। उसके बाद के पायदान पर यहाँ पर कहाँ पहुंचे हो, देखते हैं। गरिमा की बात मैं कह चुका हूँ, तीनों को, दोनों को बधाई। रहा राहुल ने तो पहले ही कह दिया था कि मौन भी अपराध है, तो इसलिए मौन क्यों रहे भाई। राहुल शिवाय है कि कविताओं की बातें वो सब क्योंकि, लेकिन मुझे लगता है जो मूल प्रकृति होती है वो शायद कहीं ना कहीं अपने आप में झलकती है या व्यक्त होती ही रहती है। राहुल की जो मूल प्रकृति मुझे लगी वो ये लगी कि ऐसे बहुत ही लगभग नहीं है लोग। मुझे भी देखना है, आई हैव टू सी अनदर पर्सन हु कैन बी लाइक राहुल, कि वो यह कहे दादा आपका संग्रह, आपकी पांडुलिपि कहाँ है, कब। मैं अभी 25 तारीख को मैं निकल रहा हूँ अमेरिका के लिए, तो ये उससे पहले मुझसे पांडुलिपि मांग रहा है। मैंने कहा भैया वहीं से कर दूंगा, और ऑनलाइन पे कमा रहे आजकल, पर अगले संग्रह के लिए।
या अवनीश त्रिपाठी के लिए, या गरिमा सक्सेना के लिए, या मावी गजल जो उनका संग्रह आने वाला है, लगभग आई क्या लोकार्पण होना है कल मुरादाबाद में, आदरणीय महेश्वर भाई, या एक चिड़िया वाला उनका प्रतिनिधि संग्रह, या XYZ जाने के दिन रंजना जी आप कहीं बैठी साक्षात प्रमाण। पता ऐसे व्यक्ति बहुत कौन, अरे अपना तो करता ही व्यक्ति, दूसरे के लिए कौन करता भाई? इन दैट वे मेरे पुत्र जैसा है, ऐसा ही मैं उसको कहता हूं, लेकिन ही इज ए इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। इस पृष्ठभूमि वह एक प्रेरक व्यक्ति है। राहुल खुश रहो हमेशा। तालियां। मैं इसको पढ़ रहा था, मौन भी अपराध है। मैं एक काम करता हूं कि मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे भी निकलना है, आपको मालूम है ट्रेन है 3:30 बजे की, तो मैं पहले ही कहा था 1:30 बजे, लेकिन अब मैंने इसको 1:30 से 2 बजे 2 बजे निकल जाऊंगा, है ना। तो मैं कुछ कुछ कह दूंगा और कुछ अगर मेरा मन हुआ, टाइम हुआ तो एक आध गीत राहुल सुना दूं, ठीक है ना, तो वो सुना दूंगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं देखो राहुल केवल शीर्षक बताऊंगा तो शायद आपको यह बात अंदाजा हो जाएगा क्या बात मैं कहना चाहता हूं। हम गीतों के बोल सिर्फ बांटने लगे समस्या अपने आप ही पता लग जाता है कि और भी कुछ करोगे, विमर्श भी करोगे, इसका निराकरण भी होगा, या भटक रहे बन जाए। एक बहुत ही शहर स्वप्न का है हत्यारा, क्या बात। मैं शहर से वही गांव में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मेरे पिताजी 1945 में आ गए थे दिल्ली, है ना, तब से तो पता शहर, इसलिए मैं नागर ही कहता हूँ अपने आप को, मैं गाँव का आदमी नहीं। बेशक गाँव मुझे याद आता है, गीत नहीं मैंने कहा, या फिर गाँव शीर्षक ही है। शबरी के वेग उसके माध्यम से कैसे वो किसी बात को, दलित की बात को कैसे उठाता है, कहता है, और सरकार के कोई मतलब किसी प्रकार से वो नहीं है कि भाई इंगित करके कुछ दिशा देने वाली बने, या फिर ऐसा कब, मैंने ये तो बात विशेष रूप में उल्लेख करना चाहता था, इस उस पर आऊंगा मैं, कि कितना महत्वपूर्ण है, नालंदा की बात करें, कितना महत्वपूर्ण था और कितना महत्वपूर्ण है आज भी। ये जो है ना, रंजना कहती नहीं, हम लोग बात करते रहिए, कारण दूसरा है इसका कि पुस्तकें पढ़ने की बात नहीं रही है कंपैरेटिवली, कारण उसके बेशक फेसबुक वगैरह वगैरह हो गए, लेकिन कितना महत्वपूर्ण, तो इसमें 2 गीत हैं मुझे मालूम है, इसमें एक पुस्तकालय और एक पुस्तकालय 2। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, जो केवल शीर्षक है या कैलेंडर ही बदला है, किंडल, और एक और मैं क्या कहता है, मैं सिद्धार्थ होना चाहता हूं। कमाल है, आदमी कहता है कि वो बुद्ध हो, है ना, ये है। मैं बताऊंगा विशेष बात, या मुझे याद आ रहा, जैसे मैं अभी कह रहा था कि भाई मेरी जो उम्र है लगभग देह की उम्र, वो लगभग 78 हूँ इस समय। तो मैंने इससे कहा था अवनीश से, है ना, सुबह, और मैंने कहा भाई बात सुनो, इसमें 50 साल कम कर दिया, मेरी उम्र होती है, मैं नहीं हो सकता, 18 कहना ज्यादा होगा, तो आप मुझे छोटे उम्र कहाँ होना चाहता हूँ। कारण क्या है, मैं सही आदमी, उस समय जो मैं सोच रहा था, जिस प्रकार के क्रांति क्या है, एकदम से उठा के बम नहीं, क्रांति बहुत जड़ता को तोड़ना, गतिरोध को तोड़ना, अपने भीतर जो जहनी तौर पर है वही क्रांति है। ऐसा नहीं है क्रांतिकारी मोहब्बत नहीं कर सकता। इस बात को लेकर हबीब तनवीर ने बहुत बढ़िया एक बात कही, मैं भी था उस कार्यक्रम में, मैं भी उसमें वक्ता था, हबीब तनवीर अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा कि सफदर हाशमी को लेकर बहुत ही अजीब सी किस्म के वो ऐसा क्रांतिकारी है जैसे कि अभी सब कुछ तोड़ डालेगा, सब कुछ, मोहब्बत उसमें है ही नहीं। ऐसा सोचना गलत है, उन्होंने कहा हबीब भाई, हबीब आदरणीय हबीब तनवीर। क्रांति का तात्पर्य यह है, उस जड़ता में हम उससे आगे बढ़े। तब मैं जो सोचता था अपने गीत में
उस 73 या 70 बाद में छपा था 76 में शायद साउथ हिंदुस्तान में, शायद 73 का गीत है वो, जब मैं वो कह रहा हूं कि भाई टूटे संदर्भों को थकते भी जोड़ते रहे, सिर्फ एक पूर्ण बिंदु हरदम हम खोजते रहे, उन स्थितियों को बीच में से भी आप किसी पूर्णता की तलाश, पूर्ण तो होना बहुत मुश्किल काम है, असंभव। बाबू गुलाब राय ने कहा जीवन ही है, खंड सत्य से पूर्ण सत्य तक पहुंचने की यात्रा का नाम जीवन है। वह मैंने इसमें पाया, चाहे शहर की बात हो या उसकी बात हो। और चलिए और छोड़िए, गौरैया का मौन या बसंत को देख, एक तुम्हारा प्यार तुम्हारी दूर, कीपैड, ये आगे एक कीपैड की बात करता है, माने इधर के कंप्यूटर की बात करता है, ये मोबाइल की बात करता है, ऐसा। चलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूं कि मौन भी अपराध है, इसलिए कर दिया था, सोच के कुछ एक बैकग्राउंड की तौर पर यह उसके आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर ऐसे, क्योंकि वो वास्तव में कविता में भी आगे बढ़ता है। वो यदि गांव से आकर शहर में आया है तो उसे लगता है कि दिल्ली कितनी दूर। कैसी अजीब बात है, दिल्ली में रहकर भी दिल्ली कितनी दूर, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें कई, बाकी इसमें भी कई गीत हैं, मैं शायद नहीं, ऐसा उचित नहीं होगा कि मैं सारे गीतों का उदाहरण दूं या कुछ, दो एक बातें मैं आपको और बताऊंगा और इसके बारे में और अधिक बातें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मौन भी अपराध है या दिल्ली इतनी दूर, कितनी दूर में भी एक विशेष बात और मैंने लेखन में पाई है, वो ये है, यह किसी न किसी तौर पर यूटोपिया से ग्रस्त शब्द नहीं होगा, यूटोपिया से युक्त है। यूटोपिया के दो तरीके हैं देखने के, सोचने के। एक, यूटोपिया को आप नकारात्मक तौर पर भी सोच सकते हैं, यार यूटोपिया में क्या, तो कहाँ क्या नाम है, कफन और पूस की रात जो कहानियां हैं प्रेमचंद की, आज उन्हीं के हम सभागार में बैठे हैं, वो वहां ही छोड़ आए थे यूटोपिया को। वो गोदान के भी अंत में आते आते वो उसको छोड़ देते हैं 36 में आकर, वही छोड़ दिया था। तब मुझे याद आता है रमेश उपाध्याय ने बहुत बढ़िया कथन, एक पत्रिका निकालते थे उस जमाने में, तो कथन में एक पूरा अंक ये था, क्या, यूटोपिया की जरूरत। ये बात कर रहा हूं कम से कम 20-25 साल पुरानी बात है। राहुल शिवाय के गीतों में भी वह यूटोपिया मौजूद है, लेकिन यह यूटोपिया सकारात्मकता के साथ, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वो सांस्कृतिक स्तर पर, तभी वो उत्तर की, दक्षिण की, इधर की तमाम संस्कृतियों के समन्वय की बात करते हैं। गीत है मौजूद है, उसकी बात करते हैं। और इतना नहीं है, वो जो 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 उनका राजनीति में जो वैचारिकता है, उसके यूटोपियन की बात नहीं करते। गांधी, केवल गांधी ऐसे नहीं भाई, वो एक विचार, तो किस प्रकार, क्या वास्तव में हम ऐसा कर पाए? ये जो बातें हैं उनकी देखा, हम भी क्या, हाँ, सत्ताएं बदली, क्या हम भी बदले, उसमें मौन भी बताते हैं, क्या हम भी बदले। ये वैचारिक रूप में भी मैंने ये बात पाई कि उन्हें यूटोपिया, मैंने एक समन्वय की बात और एक आदर्शात्मक बिंदु मुझे राहुल में मिलता है। शहर क्या गीत है, शहर के विभिन्न चेहरे, विभिन्न चेहरे, चरित्र इसे आप कह सकते हैं, वो हैं। और उसमें बहुत अच्छे ढंग से राहुल ने उसमें एक जो मैं कहता हूँ हैव नॉट, अंग्रेजी में एक शब्द है, मैं उसको दूसरी तरह असंपन्न व्यक्ति जो है, जो संपन्न नहीं है, उसके पक्ष में ही बहुत से, चाहे वो किसान की बात नहीं कहता राहुल, या फिर मजदूर की बात नहीं कहता अपने संग्रह, इन तमाम बिंदुओं को भी वो लेकर चले। भारतीय संस्कृति को भी साथ, या भारतीय से मतलब मेरा ये नहीं कि भारत तो मुसलमान भी रहते हैं, भारत में तो माने दूसरी संस्कृतियां, मुस्लिम संस्कृति भी है और अन्य संस्कृतियां भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केवल करना मैंने पाया वो केवल हिंदू संस्कृति है, यहाँ वहां भी उसमें मौजूद रहती है। और
आज का वक्त है, आगे बढ़ गए हैं, तो वे इंटरनेट और मोबाइल का भी बहुत अच्छे ढंग से सदुपयोग करते हैं अपने गीतों में। लेकिन वो इंटरनेट मोबाइल केवल शब्द के वो नहीं है, वो शब्द जिनका केवल ऐसे ही वो वस्तु तो कहीं कहीं चरित्र बन जाते हैं, कहीं कहीं वो प्रतीक बन जाते हैं। जो कंपोनेंट्स है उसके वो केवल दैट मतलब कंपोनेंट्स नहीं है, वो साथ में प्रतीक को चरित्र रूप में भी सामने लेके आते हैं। ऐसा मुझे मैंने देखा, हालांकि बहुत कम समय में मैं इसको देख पाया था इस किताब को। और ये बात तो कहने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली में रहने का अर्थ दिल्ली को पाना नहीं है, इस गीत में भी स्पष्ट है। केवल इस प्रकार से नहीं है कि वो दिल्ली में रह रहे हैं तो उन्हें दिल्ली को पा लिया है, और ये दिल्ली कई अर्थों में दिल्ली है। ये भी है, दिल्ली केवल उस रिहायशी बस्ती की बात नहीं है, वो दिल्ली केवल दिल्ली वालों की बात नहीं है, वो दिल्ली उस राज सत्ता की भी दिल्ली है, और ये दिल्ली वह वैभव केंद्र भी है, वो दिल्ली चकाचौंध भी है, वो दिल्ली भागती दौड़ती भी है, वो दिल्ली वो उस छूटे हुए संबंधों की दिल्ली भी है जहाँ वह संबंध वैसे ताजा तरीन नहीं रह जाते। ये सब बातें दिल्ली की इन तमाम उसमें है। एक और विशेष बात कहकर मैं अपनी बात अभी फिलहाल पूरा करूंगा। नवगीत केवल फॉर्म के स्तर पर, रूपबंध के स्तर पर, या शिल्प के स्तर पर, या भाषा के स्तर पर, माने शब्द ही नहीं, अभिव्यक्ति के स्तर पर, उतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी नवगीत तब ही नवगीत हो सकता है जब वह कच्छ की अपनी भंगिमा भी नव लेकर आ गया हो। नव शब्द, नव को अलग लिखा और गीत को अलग लिखा तो नवगीत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लिखे आते हैं, नव गीत का नव अलग लिख दिया। नव अलग लिखकर इसका मतलब हर नया लिखा हुआ गीत नवगीत हो गया। आज हमने नया गीत लिखा, नया गीत, वो नया गीत नहीं है। नवगीत अपने आप में वह नहीं है जब इसे अलग लिखकर, वह तो उसका हिस्सा है। नव गांव में मिल जाएगा नवगीत, क्योंकि वह केवल नए के अर्थ में नहीं है, वस्तुतः वो एक प्रवृत्ति के अर्थ में है, अपने विशेषताओं के अर्थ में है। विशेषताएं चाहे बेशक राजेंद्र प्रसाद सिंह से शुरू होती हो, जो 1958 में गीतांजलि आया था, या उससे पहले मौखिक रूप में नाम के तौर पर शंभुनाथ सिंह ने कह दिया हो कि मैंने यूज किया वो वर्ड, लेकिन मैं उससे भी अधिक पहले एक व्यक्ति का नाम और लेना चाहूंगा। नहीं, ये अभी किसने कहा ना, नवगीत नवले किसने कहा? किसने कहा? मैंने सुना। ये गलत है, नवगीत के लिए नहीं है। मैं आपको पब्लिकली कह रहा हूं। कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह जी को पढ़िए, उन्होंने उस गीत के बारे में कैसा कहा है। ये गीत नवगीत उसके लिए नहीं था, ये बहुत पुराना लिखा हुआ है, माँ के लिखा हुआ गीत। उसमें नवगीत का मतलब कहां अलग अलग संदर्भ है उसके, गीत के लिए नहीं। मैं दूसरी बात कह कि एक नाम लेना चाहूंगा और वो है वीरेंद्र मिश्र का। आधार यह है कि वो 1949 में, शायद फरवरी की बात, उनका गीत संग्रह शायद बाद में 1953 में छपा, जिसका नाम है, आप सब जानते हैं, गीतम, पहला संग्रह। बेशक वो अपने आप में नवगीत संग्रह नहीं है, उसमें गीत पारंपरिक है, लेकिन उसका एक गीत है, उसके एक पंक्ति को कर रहा हूं। कहते हैं दूर होती जा रही है कल्पना,
पास आती जा रही है जिंदगी। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट आई शुड से। इतना ही नहीं, बाद में वो ये भी कहते हैं कि पीर तेरी कर रही गमगीन मुझको, और उससे भी अधिक दूसरे सबके पैरों की जंजीर रानी। मतलब तेरी पीर तो कर रही है सबकी पीर, यह भी वो कहते हैं। तात्पर्य वह कल्पना का छोड़कर पर पीड़ा की बात के जिंदगी का जो यथार्थ है वो एक प्रकार से अवधारणा थी जो कि विभिन्न मिश के बाद के गीतों में प्रायः मिलती है। मैं कहूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट के तौर पर इसको मैं लिखित रूप में लिखा दिया। मेरा अभी संदेह आया है पंख का नोचना, उसकी भूमिका मैंने साफ साफ रूप में जिक्र किया है इसका। ऐसा भी नहीं कि मैं मौखिक रूप में ही बात, लिखित रूप में ही बात। पर मुझे लगता है कि नवगीत जो है उस महीने में राहुल शिवाय अपना नवगीत की बात जब करते हैं तो वह नवगीत के साथ साथ वो केवल उतना ही नहीं है, नवगीत वो वास्तव में वृत्ति के आधार पर आगे रखते हैं और वह ले जाते हैं नवगीत को आगे एक स्टेप पर, और लगातार वो बढ़ रहे हैं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं तीनों के लिए, हार्दिक बधाई है। आप सबका मैं प्रणाम कर चुका हूँ और मुझे थोड़ा यदि कहेंगे तो ये मुझे 5-7 मिनट और है मेरे निकलने के लिए, तो यदि कहेंगे तो मैं एक गीत आपको अपना सुना दे रहा हूँ कि ये प्रेमचंद है और एक और यहाँ सभागार है। सुना दूं मैं उन्हें? उसने ये कह दिया इस टाइम आजकल में तो उसे और क्या कहिए। ये गीत जो है निराला से अपने आप को जोड़ा। देखिए ये किसी भी तौर पर इसे देख सकते हैं आप। मन तो था एक और गीत का, लेकिन मैं उसको नहीं पढ़ूंगा, समय नहीं है, मुझे भी निकलना है, आप बहुत देर हो जाएगी। एक उसका मैं क्या करूं, जल्दी से पढ़ दे रहा हूँ उसको, बहुत जल्दी। हाँ, एक ये पीड़ा है, एक युग बीता अभी तक लौट कर आई नहीं आकर। एक युग बीता अभी तक लौट कर आए नहीं आखिर, गए थे जो रोजमर्रा की जरूरत के लिए बाहर। एक युग बीता अभी तक लौट कर आए नहीं आखिर, गए थे जो रोजमर्रा की जरूरत के लिए बाहर। कि बेवजह ही बॉस की फटकार के धुए और धूल खाती फाइलों अंबार में खोए, संविदाओं ज्ञापनों पत्रों निठुर से गीत गा कर, एक युग बीता अभी तक लौट कर आई। क्या बात, बहुत अच्छा। नवगीत बिंब धर्मिता के लिए जाना जाता है। देखिए शायद एक बिंब राहुल को बड़ा पसंद है। एक व्यक्ति का और नाम लूंगा मैं, वो महेश्वर तिवारी। उनको ये बिंब बहुत पसंद आया था, उसके लिए लिखित रूप में उन्होंने कहा था उस तरह। पहला देखिए, शायद जो पुराने लोग ज्यादा उसमें जुड़ पाए। पहला, कैसा आदमी, चेन उतरी साइकिल पर वापसी घर की, चेन उतरी साइकिल पर वापसी घर की, राशनी चिंता लगी सिर कंडिया भर की। साइकिल की आगे कंडिया लगी हुई,
कुछ मतलब इमेज वो कर सकते हैं सर। चेन उतरी, चेन उतरने के बाद साइकिल क्या हाल है पता लग, वैसी आपत्ति चेन और उतर गई। चेन उतरी साइकिल पर वापसी घर की और राशनी चिंता लगी सिर कंडिया भर की। और ये अगली पंक्ति पर ध्यान देना चाहूंगा, वैसे दे ही रहे सब कुछ, लेकिन अंतिम पंक्ति 2 चरण करती है। नदी नाले हर तरह के गिरे, कि नदी नाले हर तरह के गिरे, खारा हो गया सागर। क्या बात है। आज तक लौट कर आई हम तो बंधु। क्या बात है। क्या हम तो अपने क्या बात में पूछा, क्या बात बताओ। समझ गया हम तो। देखिए निराला को जोड़ो अपने आप से, ये गीत सुनाकर मैं आपको याद दूंगा। हम तो बंधु निराला वंशज, हम तो बंधु निराला वंशज, नहीं फ्रेम में बंध पाए। निराला ही ऐसी रही जो कोई छायावाद होते हुए छायावाद के फ्रेम को तोड़कर, सबसे पहला तोड़कर बाहर निकाला। हम तो बंधु, मैं अपने आप को समझता हूँ इसलिए जोड़ पाया, लिख पाया। हम तो बंधु निराला वंशज, नहीं फ्रेम में बंध पाए। बैटन लेकर, बैटन रेले रेस में बैटन होती थी स्कूल में। बैटन लेकर या मशाल को, बैटन लेकर या मशाल को, आगे ही आगे धाए। हम तो रहे उपेक्षित इससे उससे, मठाधीश से लोगों से, सत्य शब्द को जीने खातिर दूर रहे रस भोगों से। रहे तोड़ते फिर भी हमको, रहे तोड़ते फिर भी हमको, जाने अनजाने साए। हम तो बंधु निराला वंशज, नहीं फ्रेम में बंध पाए। और देखें आप कि मुक्त हृदय व्यापक सोचों से, जीवन का पल पल बीता। मुक्त हृदय मिल जाता है, लेकिन बंधु बड़े बड़े 30 मार्का, बड़े बड़े दिग्गज और बड़े बड़े नामधारी लोगों को देखा है, सोच के स्तर पर निदान कुछ नहीं करना चाहते। मुक्त हृदय व्यापक सोचों से, जीवन का पल पल बीता। बेशक भीतर निष्ठा माया चित, भौतिक जगत रहा रीता। अगली पंक्ति तो भाई एक पंक्ति 2 मिनट ध्यान, ये एक पंक्ति पर और ध्यान देना चाहूंगा कि रूढ़ तंत्र में फंस कर उनमें, रूढ़ तंत्र में फंस कर उनमें, जकड़े गीत नहीं गाए। निराला वंशज नहीं। फिर अंतिम चरण का कि मौलिक अक्षर,
मौलिक अक्षर जरा ठसक ले, मौलिक अक्षर जरा ठसक ले, शिरा शिरा में बहते हैं, श्वेतों पलते रागों लिपटे, कण कण आगों दहते हैं, शून्य उठाए धरती जीते, शून्य उठाए धरती जीते, जन जन के हम हैं जाए, हम हैं बंधु निराला। वैसे संडे को हम ये जाते नहीं हैं। विज्ञान के विद्यार्थी तो अच्छी तरह जानते होंगे पानी के आज आपका सम्मान है। वैसे जानता सब ही बहुत बढ़िया, बताइए। तो द्रव और घन शब्द की भी यही स्थिति है। शब्द भी इसी प्रकार के होते हैं। कभी शब्द के ठोस होते की मार करते हैं तो लोग जख्म हो जाते हैं, कभी ये तरल होते हैं उनको विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाया जाता है, और कभी ऐसे वायु होते हैं या तो कोई उनको तवज्जो नहीं देता शब्दों को, या उनको कहते हैं हवाई। हाँ या बीच में बोल देना कोई उठ पटांग बात को। बात हो रही है नवगीत। नवगीत में जो इस समय दो चीजें चल रही हैं। पहली चीज है कुंठा दस्ता ज्यादा है, जिसमें संवेदना और रस सांद्रता ये चीजें धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इतनी कुंठा मेरी दृष्टि से जायज नहीं है। दूसरा, राजनीति के लिए जो कुछ क्या कहा जा रहा है, राजनीति का एवरग्रीन चरित्र यही है। कभी भी आप उठाकर दे, राजनीति से अलग नहीं होती है, सबका के लिए उठावट हमेशा रहती है, चाहे जो कुछ है, चाहे वाल्मीकि जी लिखे हो, चाहे तुलसीदास जी ले जाए, चाहे आप। ऐसा नहीं लिखना चाहिए, समय को संदर्भित अवश्य करना चाहिए, लेकिन संवेदना गायब नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है, बात के छंद नहीं करें, लयात्मकता बहुत जरूरी है। लेकिन जो ये नए नए रोल लोग प्रयोग करते हैं, कैसे कहते हैं, नव कविता रह जाता है और नवगीत में रह जाता है। यह प्रयोग नवगीत के लिए या गीत धर्मता के लिए मेरी समझ में अच्छा है। तो ऐसे से दूसरा, कुछ लोग ऐसे हमारे सामने गीत आए हैं, अब हम नाम तो किसी का नहीं लेते, लेकिन ये समझ लो, आप मुखड़ा रखते हैं, कोई एक आब्जेक्ट लेकर चलते हैं, आप निर्वाह ही नहीं कर पाते हैं लास्ट तक। जब निर्वाह ही नहीं कर पाते हो तो आप कहना क्या चाहते हो? आपका पहले कदम क्या कहना चाहते हो, दूसरा क्या कहना, तीसरा क्या कहना, तो पता नहीं उनका कहना क्या चाहते, यही समझ नहीं आता। कई किताबें मेरे पास समीक्षा करी आई, एक आध पॉइंट लिखा है, वैसे हमने रखी, इसलिए हमारा फुर्सत नहीं है कि हम समीक्षा करें और बिना मतलब पढ़ रहे हैं। अरे कोई तत्व हो तो उसको देखो, या तो हम उस काबिल नहीं है या वो पुस्तक उस काबिल नहीं है। अच्छा भाई, ये भाई अमनीश जी पर आ जाइए। अमनीश जी इसे सत्य पानी पानी होकर मैंने सत्य पानी की जो आयाम बताए, उसी तरह से इनके जो नवगीत है विभिन्न आयामों में सृजित और हमारे समाज का पूरी तरह से चित्रण करने में सक्षम है। पुस्तक एक बार नहीं थी, इन्होंने प्रिंट एक भेजा मेरे, वो मुझे परसों रात को 7 बजे पूछे थे और कल मैं उसको लेकर चला है यहाँ। तो मूलतः मैं ठीक तरह से पढ़ नहीं पाया, लेकिन एट ए ग्लांस हमने उसको देखा। जैसे जो हमारे समाज के बेसिकली 4 दिन होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सभी को मिला दीजिए, सांस्कृतिक, ये सभी पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। दूसरा है कि इनको जैसे समाज में जो दिखाई पड़ता है टूटन, उस टूटन को भी अच्छी तरह से जिया।
कहीं कहीं ये पूंजीवाद की भी आलोचना करते हैं। अब इनके जो इस संकलन में 48 गीत, पहले वाले संकलन में भी जो था जिन करते हैं धूप में, उसमें 48 गीत थे और इसमें भी 48 गीत जैसे इन्होंने कोरोना पर भी दो टारगेट लिए हैं और भाषणबाजी पे जो खोखले नारे हैं जो हमारे सामने रोज आते हैं समाज में, खोखले नारे नारे देते हैं, उसका कहीं कहीं ये चोटी पता लगा उसको 5 लाख दे दिया गया है तो घटना हुई और पैसा उसको चवन्नी नहीं मिला, अखबार में 5 लाख है। इसलिए ये सब चीजों का जिक्र जैसे पर्यावरण पर है, प्रेम है, परिवार है, संयुक्त परिवार है, माँ की स्थिति है, मतलब जीवन के जो विभिन्न आयाम होते हैं जिसमें एक आदमी साहचर्य के द्वारा दूसरे घर के मेंबर से, अपने दोस्तों से, इस समाज से, पर्यावरण से जुड़ा रहता है। ये सभी आयामों को इन्होंने दिया। जैसे सबसे पहला इनका गीत है जिसको हम कहते हैं नांदी पाठ। वो उतरता है जैसे जैसे जहन में वह गीत घूंघट घंटियों की इसमें इन्होंने जिंदगी के विभिन्न आयामों को दिया। जब उसको पढ़िए तो मालूम होता हमारे जीवन की, चाहे खेत हो, खलिहान हो, गांव हो, घर हो, ये फसल हो, मौसम है, संताप है, भूख है, पसीना है, प्यास है, सुख दुख है, जात का उन्माद है, एक ही गीत में न जाने कितना इन्होंने भर दिया पहले गीत में। तो वहीं से मालूम होता हमें जाने का मतलब रूपरेखा मिल जाती है कि आगे क्या है। वैसे इसका शीर्षक गीत तो जो है शतपानी हो गए वो तो है ही, लेकिन पहले गीत जहाँ से शुरुआत करते वहीं से ही इसमें बहुत कुछ हमें मालूम हो जाता है। कोरोना के संदर्भ में भी इन्होंने जैसे कहते सड़के हुई निझार, जो स्थिति हम लोगों ने देखी है कि जैसे कर्फ्यू लगा था, अघोषित कर्फ्यू, क्वारंटाइन, जो सब बंद किए गए, घर में कहीं आप निकल नहीं सकते हो, बस सब्जी वाला अगर कोई घर लगा देता था तो मिल जाती। इस तरह से बढ़िया काम किया है। राजनीतिक क्षेत्र में और आग उबले का सूरत, और आग उबले का सूरत इस तरह जैसे राजनीतिक जो कुछ समाज का जैसे हमारे समाज में स्थिति है, राजनीति जो जनप्रतिनिधि करोड़ों रुपया खर्च करके सपोज जीत से और वो मंत्री नहीं बन पाया। मंत्री जो बनेगा वो तो अपने मंत्रालय से माल पानी लेगा। 5,000 की आएगी जैसे योजना 2.5 पहले उसके पास समझदार था, लेकिन जो मंत्री नहीं बना वो कहाँ से लाएगा। तो जितने भी जरायम पैसे हैं सबसे जुड़े हुए लोग, वो अधिकतर जो पैसा कमाना है, पुलिस की दलाली, शराब पिलवाना, अन्य बहुत तरीके करते हैं। अगर साहित्यकार इन बातों को नहीं उठाएगा तो आखिर कौन उठाएगा। इनकी सत्ता सबने बांट लिए विश्व में, जंगल, पर्वत, पानी। आम आदमी के हाथ में क्या बचा है? आम आदमी शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे हाथ से निकल चुके हैं। एक कोई हम जैसे आदमी जैसे दुकान पर जाएंगे, मेडिकल स्टोर में कहते भैया बुखार आ रहा, दवाई दे दो, तो हमें बता लगा और 20-25 से दवाई दे दी, अपने काम चलाएंगे। नर्सिंग होम में नहीं जा सकते हैं, जब पहले जो हमारा पैकेज वो लेंगे उसके बाद घर बिकवा देंगे। तो ये सब सरकार चल रही, ये सब चीजों का जिक्र जैसे सबने बांट लिए हिस्से में, जंगल, पर्वत, पानी, उधर चुकी है प्रकट झेलनी, मानव की मनमानी। हर विकास की कुर्सी केवल चलती हरियाली पर, हर विकास की कुर्सी केवल चलती हरियाली पर। जो हमारे पास सकारात्मक चीजें हैं वो क्यों नष्ट की जाती है?
एक चीज तो है पर्यावरण से विषम। जैसे हम लोग कभी कभी गाँव की तारीफ इसलिए करते हैं कि हम लोग नैसर्गिक प्रकृति के आनंद में रहते थे। नदी, पर्वत, जंगल, आश्रम, पशु पक्षी, जैसे ये सब, जैसे एक सहकारिता थी। खेतों की बुआई करवाना, जुताई करवाना, रेडियो बेचना, छप्पर उठाना। आज की स्थिति ये है, पहले हम लोग छोटे छोटे थे, खलिहानों में और मकई के मचान पर सोते थे। आज लोग अपने घर के दरवाजे के बाहर नहीं लेटते, छत पर नहीं लेटते हैं, खलिहान तो गायब हो गए, खेतों रखवाली करने नहीं जाते हैं अंधेरे में। ये हमारे समाज का नक्शा हो। इस समाज के नक्शे में अगर हर विकास की खुद पे केवल चलती हरियाली, दूसरा इसका एक परिप्रेक्ष्य निजीकरण और इसका सार्वजनिकरण दोनों इस दृष्टि से किया जाए। जैसे सार्वजनिक उस तरफ अगर लाभ में है तो बेच हो जा रहा है, जब बनाया नहीं तो बेचा क्यों जा रहा है? आपने जो बनाया है चीजें इसको बेच क्यों रहे हो? किसी चीज की, जैसे मैं भारतीय रिजर्व में स्थित है, मेरे पास आई कार्ड है, मैं 2013 में रिजर्व हूँ, गेट पर जाऊंगा और आई कार्ड में लटकाया हूँ, घुसने नहीं दिया। पहले सिक्योरिटी वाले बैठे, आप कहाँ जाएंगे? तो बताएंगे हम सेक्टर जाएंगे। पहले क्या काम? तो मैंने कहा 35 साल रहे नौकरी की, तुम्हें मालूम है बैंक के किस सेक्शन में क्या काम होता है? ये कई बार बात हुई। उसके बाद हमारी बड़ी शुरू होती है, हमारे साथी लोग अधिकारी बैठे हैं, मेटल डिटेक्टर, स्कैनर, सामान्य स्कैनिंग करवाइए, जांच करवाइए, उसके बाद बात हो रहा है किस सेक्शन जाना और किस काम से जाना, तब बात मिलेगा। फिर हम मेन गेट पर पहुंचे, मैं कानपुर की बात कर रहा हूँ, मैं मेन गेट पर पहुंचा, अब वहाँ पर जैसे घुसे तो सब बैरियर लगे, हम निकल नहीं सकते, उधर सिक्योरिटी वाले वहाँ 3 बच्चे, तो उनको हमने अपना वो दिखाया पास, और पास में लिखा पढ़ा, आज की डेट है, टाइम सही है, हम वहाँ कदम लगाएंगे, उधर खुलेगा। जा नहीं सकते हैं। अगर सारे संस्थानों में कोई कथा गड़बड़ होती, जिम्मेदार कौन है, कौन करेगा? कानपुर में छुट्टी मिली थी, लेकिन मिली थी, सिक्योरिटी एजेंसी छोटे सीधे बहुत बड़ी थी, या वहाँ का कोई मजदूर वहाँ से कोई माल निकाल ले गए, घाटे चुरा ले गए, या उसके वसूली कर ले गए, किस कारण घाटे में? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी को नहीं होना चाहता। और वही से यही है कि हर विकास के खुद के केवल अच्छा, पर्यावरण संतुलन बोले, पर्यावरण संतुलन बोले फोकस है केवल खाली पर, और राजनीति में माहिर सारे खाद हुए प्रधान। आप गाँव के जैसे राज की ये कल्पना हो गई, इतना पैसा गाँव को जा रहा है और तो मकान बनाने में होता है, पहले बस बनाने को देखिए, सड़क बनेगी नहीं, खड़ंजे लगेंगे नहीं, पैसा खूब आ रहा है। स्थिति ये है कि गांव में जो लोग पहले थोड़ी मजदूरी तो करके होते थे, तो लखनऊ शहर हमारे पड़ोस में ही है, वहाँ सीधे चले जाए, काम कोई मिलेगा नहीं, और मिलेगा इतना पैसा मिल जाता है तो काम कोई करना भी नहीं चाहता। अगर 1000 रुपये मिल गया तो उनको पीने खाने को बहुत है, और सरकार दे रही, तो जब रहने को मकान दे रही, शौचालय दे रही, और आपको पैसा भी दे रही, सब चीज तो दे ही रही है, काम क्यों करें? तो आपको काम जरूरत है क्या? अच्छा, अब काम करे तो जीवन कैसे पार होगा बिना काम किए? तो काम कौन करेंगे? वो तो जो प्रधान जी बताएंगे, या तो करने के दूसरा बनेगी। इन्होंने इसी तरह से अरविंद जी जैसा बोल रहा है। अनेक गीतों में जैसे लॉकडाउन अपनी चर्चा चलाई थी, लॉकडाउन के पीरियड में जिसमें कोरोना लगा था, लॉकडाउन किया जाता था, तो पूरा लॉकडाउन एक पीरियड हुआ, दूसरा लॉकडाउन हमारे कार्यक्रम कर दिया जाता है। लॉकडाउन में श्रमिकों की हत्या अब स्थिति ये आ गई है कि वैधानिक हत्याएं की जा रही है। ये माहौल पैदा करो, आदमी आत्महत्या के लिए मजबूर हो। जब जैसे लोग कहते महंगाई कहाँ बढ़ी, महंगाई बढ़ी,
आपकी तनख्वाह या पेंशन या अगर आप पाते हैं तो उसमें आपको बड़ा मान्य और जितनी भी से हैं आपके सर्विसेज हैं उस पर टोटल मिलाना 1000 रुपए महीना तो आप उसमें कैसे फुलफिल करेंगे। आज ये साधन खत्म हो जा रहे हैं। पहले हम लोगों को इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, अब है केंद्रीकरण। देश का जितना वह संपत्ति है वो सब कुछ लोगों के हाथ में जा रहा है। 10 घर मिलकर ढूंढते 90 घर का कौन 12वां के लिए क्या फालतू क्या थी। क्या बात है, क्या बात है। यही हो रहा है। अब पता लगा जैसे जिन लोगों के पास में परचेजिंग कैपेसिटी नहीं रही और उनका पैसा नहीं है, माल तो प्रोडक्शन हो रहा तो वो बड़े बड़े फैक्ट्री वाले बड़े बड़े उद्योगपति कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उनका माल एक्सपोर्ट हो जाएगा, वो भूखे भूखे रह जाएंगे। स्थिति आज नहीं कल तो ये स्थिति आ ही जाएगी अगर ये स्थिति रही। इन चीजों का जिम्मेदार ये लॉकडाउन क्यों होता है। लोग कहते हैं कभी लोगों ने करवाया, अरे भाई सरकारें क्या कर रही है। जापान में भी तो लोग करते हैं स्ट्राइक, दुनिया बहुत लोग करते हैं, लेकिन स्ट्राइक का जो को तब किया जाए हमारा प्रोडक्शन हमारे ये सबसे बड़ी मिशन। अगर ये स्वरूप आता है किसी चीज का फैक्ट्री बंद करने का अच्छा है। प्रेम पर, गारहस्थ प्रेम पर और मातृ ममता और पर्यावरण प्रेम और अच्छी रचना। जैसे एक है प्रीत की अमराइयों में दास अब तक छेड़ कर बांसुरी के होंठ चूमकर रंग कर नहीं पता। अब है किसी नवगीत की बात। या नवगीत केवल कुंठाग्रस्त मानसिकता की ही उपज है, उतना ही हम लिखें। या आपको प्रेम नहीं चाहिए, प्रेम के बहुत स्वरूप होते हैं। एक माँ अपने बेटे को प्रेम करती है, एक गाय के बछड़े को प्रेम करती है। सब एक इस पूरी सृष्टि में प्रेम समाया हुआ। आप उसके विभिन्न स्वरूपों विभिन्न आयामों को देखिए। तो इस तरह से गारहस्थ प्रेम जो है वो भी बहुत मायने रखता है और वो सबसे क्योंकि हमारी यूनिट जो प्रकट किए सबसे पहला है परिवार। वो परिवार अगर सक्षम है, जैसे मुझे अपने परिवार पर दर्द, मेरे घर में 4 पीढ़ियों से आता लड़ाई झगड़ा बंटवारा खेत बाग पीछे कुछ नहीं हुआ और गांव इतना पड़ा है, बाग है दो खेत हैं, मकान पके हुए रहे कौन। ये रहने वाले वहां नहीं है, सब कोई लखनऊ में है, कोई हैदराबाद में है, कोई कहीं रहता है। तो इसलिए प्रेम बना रहना चाहिए। प्रेम प्रणाली से जब हम एक, जैसे प्रेम की भाषा समझते हैं, एक आपने उठाया ऐसे किया तो भागेगा भोगेगा, अगर करिए तो आएगा पूछ लेने लगेगा। उसने ऋग्वेद नहीं पढ़ा लेकिन प्रेम की भाषा से मालूम है। तो वही इसलिए परिवार के अंदर जो इन्होंने इस चीज को ढाला है प्रेम को, वही दृढ़ कर देना। रोक देंगे बाद किताब पर पढ़ने लिखना है। तो किताब खरीद कर पढ़ लें तो पता चल जाएगा। एक और आगे क्यों लिया, एक गीत है बुद्ध कहाँ है। अब बुद्ध क्या है, बुद्धि में एक मिशन है, एक व्यक्ति नहीं है। बुद्ध की जो, जैसे अशोक में अपने दूसरे शिलालेख में प्रश्न करता है किम तुम धम्मम। अशोक अपने दूसरे शिलालेख में ये प्रश्न करता है किम तुम धम्मम, धम्म क्या है। और अपने 7वें शिलालेख में जवाब देता अपास में बहुकथा ने दया दाने सचे सोचे साधे माधवे च। इसी तरह वनस्पत में धरती से माधमा हस्तेम सोचम इंद्रिय निग्रह विद्या सत्यम करो दशकम धन लक्षण। मेरा मानना क्या है, प्रेम सहिष्णुता अपनापन भाईचारा सहयोग त्याग विश्वास और समानता। सबसे नक्सल में क्या कहेंगे, लाइव एंड लेट लाइव अदर्स, जियो और जीने दो। इससे बड़ा धर्म कोई है ही नहीं। ये धरती पूरी, ये प्रकाश हमारे बाप की नहीं है। जितना अधिकार आपका है उतना ही मेरा है। सब लोग मिलजुल। तो अब जब बात है बुद्ध कहाँ है,
लोग तो बुद्धिज्म को लेकर एक अभियान पर चले, लेकिन उनका मिशन क्या था खो गया। वो फिर उसी में जितनी राजनेताएं राजनीतियां पहले चल रही थी वो फंस उसी में गई, बुद्धिज्म गायब हो गई, उसकी आदर्श गायब हो गई। तो वही लास्ट में लिखते हैं इसमें, मन से कोई शुद्ध कहाँ है, और सच यही है, सबको सच का बात है। हमें बहुत लोगों से ट्रीटमेंट के नेताओं से जब बातचीत होती तो ऐसे का, तो हमने कहा हमारे हाथ कई संस्थाओं से, तो कहते हमको दुनिया से लेना देना नहीं, हमको सत्ता हमारे हाथ में चाहिए, बस इतनी बात हो रहा। अच्छा, एक और चीज इनका है जो रहा ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन नगरीकरण छोटे छोटे दशकों से लेकर आज महानगर बन गए, और इतनी भीड़ हो गई, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतने ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक जगह अगर जनसंख्या का संकेंद्रण होगा तो प्रॉब्लम ज्यादा होगी। फिर जो उसका चाहे नगर महापालिका हो या कोई हो एडमिनिस्ट्रेटर, उसको कंट्रोल करने में सोच व्यवस्था करनी होगी। अगर छोटी छोटी जहाँ से 50 मीटर दूर पर एक फैक्ट्री खोलती जाए, कुछ लोग वहाँ सेंट्रलाइज हो जाए ऐसे से, तो जाति अवसर भी क्रिएट होंगे और तो महानगर क्या है, जैसे हमारा इस्लाम एरिया है, इस्लाम एरिया रेलवे किनारों पर या और बहुत सी बस्तियों में इस्लाम एरिया, वहाँ पर कुछ लोग गरीब तबके के लोग रहते हैं। अब उसको बड़े बड़े बिल्डर्स, उसमें सरकार भी उनको समर्थन देती है, सरकार भी चाहती है इनको मारपीट के भगाओ, वहाँ पर कहती है सीधे वो वहाँ से भगाए जाते हैं, कहीं आग लगा दी जाती है, कहीं कुछ किया जाता है, कुछ भागते हैं। तो महानगर के विस्तार के लिए जो हमारी एक नागरिक होने की अस्मिता है वो भी खत्म पड़ गई। जबकि बहुत चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल कैपिटल चल रहा है, निजी पूंजीवाद चल रहा है, ये बहुत बड़ा खतरा है। पूंजी सार्वजनिक होनी चाहिए, राष्ट्र की संपत्ति होनी चाहिए। जैसे गांधी जी का था ट्रस्टीशिप सिद्धांत, पूंजी का मतलब ये नहीं किसी व्यक्ति की बात की प्रभुत्व हो जाए देश में। राहुल गांधी यही कहते ये द्रौपदियों की हाल में इन्होंने सर्वहारावाद के पक्ष में कभी खड़ा मालूम देता है। जैसे महानगर की मनमानी से अब उठ चुका है गाँव, खींच रहे महंगाई जाए जो परियों की। और इसी के साथ मैं भाई अवनीश जी को, आदरणीय बहन गर्मा जी को और भाई राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तीनों देवी देवताओं के मेरे यहाँ दर्शन हो गए, बड़ा मुश्किल था कि जगह मिलना। और मैं सबकी यश कामना करता हूँ और सब लोग आगे इतनी प्रगत हो सके है, जब राष्ट्र को कुछ कुछ अवदान तो करना है। और हम लोग साहित्यकार हैं, लिखने वाले हैं, तो वैचारिक मतलब है एक केवल साहित्यकार ही बचा है जो सच बात कह सकता है। बाकी सब कह लीजिए वो हम क्या शब्द दें, न दोगले करने को देते हैं, हर समय वो पीछे लगे रहते हमारा उल्लू कैसे सीधा, इसके अलावा तो सोचते नहीं। आप गलत कह ही नहीं सकते। अगर आप लिखेंगे कुछ और समाज को देख करके लिखेंगे तो आप गलत कह ही नहीं पाएंगे, समझौते करिए आपको लिखेंगे। अच्छा भाई सभी लोगों को धन्यवाद। अभी हमें सर कह रहे थे कि मैं आपको नहीं जानता, तो ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, आप प्रत्याशित नहीं है। मुझे बहुत लोग नहीं जानते हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज सबके बीच में हूँ। इसी के लिए मैं खास करके आभार देना चाहता हूँ। सम्मान के लिए तो आभार नहीं है। गरिमा जी, राहुल या ये था, इन सबको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, इन सब की रचनाओं पे कायल भी हूँ। इसलिए जब ये किताब मेरे हाथ लगती है तो मैं समझ लेता हूँ कि कुछ अच्छा मिला है। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। तो मैं एक गीत कह के
नवगीत की बात है, नवगीत की पढ़ देता हूँ। और वो ये वो नवगीत है जो मैंने राहुल से सबसे पहले चेक कराया था, तो इसके बाद मैं आश्वस्त हूँ कि आप सबको अच्छा लगेगा। गौड़ हो गए अर्थ प्रेम के, मूर्छित है संबंध। गौड़ हो गए अर्थ प्रेम के, मूर्छित है संबंध। अब रिश्तों की ट्रेडमिल पर दौड़ रहे अनुबंध। अब रिश्तों की ट्रेडमिल पर दौड़ रहे अनुबंध। कोनाशाही संबंधों से व्यर्थ छाह की चाह। कोनाशाही संबंधों से व्यर्थ छाह की चाह। सिर्फ लिफाफा करता सारे रिश्तों का निर्वाह। लिफाफा करता सारे रिश्तों का निर्वाह। दादा दादी नाना नानी सिर्फ कहावत एक कहानी। बच्चे ढूंढ रहे टीवी में अब जीवन के छंद। अब रिश्तों की ट्रेडमिल पर दौड़ रहे अनुबंध। पैसा पैसा हाय पैसा यही जगत का सार। पैसा पैसा हाय पैसा यही जगत का सार। ट्विटर फेसबुक और व्हाट्सएप अब जीवन सॉरी ये गड़बड़ हो गया। पैसा पैसा हाय पैसा यही जगत का सार। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, कितना भर संसार। चाह सभी की बंगला गाड़ी, तन भर सोना महंगी साड़ी। महके डियो लेकिन मन का गायब है मकरंद। पैसा पैसा हाय पैसा यही जगत का सार। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इतना भर संसार। चाह सभी की बंगला गाड़ी, तन भर सोना महंगी साड़ी। महके डियो लेकिन मन का गायब है मकरंद। रिश्तों की ट्रेडमिल पर दौड़ रहे अनुबंध। और छुट्टी मूवी, कैसे चीजों के मायने बदल गए कि छुट्टी मूवी, छुट्टी का मतलब मूवी देख ली। छुट्टी मूवी, पिकनिक, पिज्जा, तड़क भड़क त्योहार। ट्विटर फेसबुक और व्हाट्सएप अब जीवन व्यवहार। फुर्सत की चौपालों वाली बातें 100 सालों वाली। करने भर का समय किसे है सारे नाटक बंद। अब रिश्तों की ट्रेडमिल बहुत बढ़िया, बहुत इस खूबसूरत गीत के लिए जोरदार तालियां आनी चाहिए आप सबकी तरफ से। और